नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो एक और महामैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो कल है हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर। तो उससे पहले हम मॉडल पेपर की अच्छे से पशुपालन को पूरा निचोड़ देख लेते हैं एक बार, जिसमें हम 4 से 5 मॉडल पेपर करेंगे आज। और बात करते हैं हम पहले मॉडल पेपर से और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्लास हमारी बहुत बड़ी होने वाली है। इसके साथ ही हम इसमें सभी नस्लों और सभी रोग औषधियों के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले क्लास आई है कल जो जिसमें हमने मतलब कि इम्पोर्टेंट डेटा के बारे में बात की थी। तो सभी डेटा के बारे में देखना हो तो कल की क्लास एक बार देख ले। तो उसमें जो करंट डेटा जो भी है नस्लों के बारे में, दूध के बारे में, उत्पादन के बारे में, या फिर जो हमारे श्वसन दर, नाड़ी दर होती है उसके बारे में, सबके बारे में हमने कल की क्लास में एक ही क्लास में निपटा दिया है। तो आज की क्लास में हम औषधियाँ और नस्लों के बारे में फिर से कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। मतलब कि इसके जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं उससे बाहर पुराने पेपरों में क्वेश्चंस रहे नहीं हैं उसके अलावा। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से किस औषधि को एंटीपायरेटिक औषधि नहीं है? कौन सी औषधि है जो एंटीपायरेटिक औषधि नहीं है? एस्प्रिन, सैलिसिलिक अम्ल, कुनेन, लोहा लवण। तो एंटीपायरेटिक औषधियाँ क्या काम करती हैं? तो पशु का जो शरीर होता है उसका ताप कम करती हैं, शरीर का ताप कम करती हैं। कौन सी हो गई हमारी? एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक जो है वो शरीर में ताप कम करती हैं। और कौन सी औषधि नहीं है? एस्प्रिन, सैलिसिलिक अम्ल, कुनेन और लोहा लवण। तो एस्प्रिन हमारी एंटीपायरेटिक है, सैलिसिलिक भी हमारी एंटीपायरेटिक है और कुनेन भी एंटीपायरेटिक है। 4 जो है औषधियाँ हैं इसके लिए, एस्प्रिन, सैलिसिलिक और कुनेन। और इसके अलावा पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल जो चारों जो है वो एंटीपायरेटिक औषधियों में आती हैं। लोहा लवण जो होता है किसमें आता है? एंटीडोट्स में आता है। किसमें आता है? एंटीडोट्स में आता है, जो कि मतलब कि विष को मारता है, जो कि साइनाइड होता है, साइनाइड जहर जो होता है उसको खत्म करता है लोहा लवण शरीर में। तो एंटीपायरेटिक औषधियाँ हो गई हमारी, किसके लिए काम आती है? शरीर का काम करने में। और ताप कम कौन सी करती है? तो एस्प्रिन, सैलिसिलिक अम्ल, कुनेन और पैरासीटामोल। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी औषधियाँ तंत्रिका तंत्र को शांत करके दर्द कम करती हैं? तंत्रिका तंत्र को शांत करके दर्द कौन सी औषधियाँ करती हैं? एंटीपायरेटिक, एंटीडोट्स, एनाल्जेसिक या फिर एक्सपेक्टोरेंट और एनाल्जेसिक, एंटीडोट्स और एंटीपायरेटिक। कौन सी औषधियाँ हैं जो शरीर का मतलब कि तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो है वो शरीर में तंत्रिका तंत्र को शांत करती है पशु के, और दर्द कम करती हैं। भाई एंटीपायरेटिक जो शरीर का ताप कम करती हैं, शरीर का ताप कम करती हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने बात की इसके बारे में। एंटीडोट्स जो है किस काम की आती हैं? मतलब कि विष या जहर जो होता है उसको मारती है। इसके अलावा जो एनाल्जेसिक की बात करें तो इसमें जो कौन कौन सी मतलब कि दवाइयाँ आती हैं, तो कौन सी आती हैं? एक तो अमोनिया औषधि, और लिनीमेंट, कपूर और एस्प्रिन। कौन सी? एस्प्रिन। ये जो दवाइयाँ हैं वो किस में आती है हमारी? एस्प्रिन, कपूर, लिनीमेंट और अमोनिया, ये किस में आती है? एनाल्जेसिक में आती हैं। क्या काम करती हैं? तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न कौन सा है? रोगों से संबंधित क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? कीटोसिस, एफएमडी, सर्रा, एंथ्रेक्स। तो कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो रोग हैं वो जीवाणु जनित रोग हैं। बाकी सर्रा रोग जो है वो प्रोटोजोअन रोग है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है सर्रा रोग। इसके अलावा बात करें एफएमडी किसके लिए? वायरस का। वायरस जनित रोग कौन सा है? तो एफएमडी हो गया। और सर्रा रोग प्रोटोजोन, एंथ्रेक्स रोग जीवाणु जनित रोग। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? मतलब कि क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है कि जीवाणु जनित कौन सा है, विषाणु जनित कौन सा है, या फिर परजीवी जनित कौन सा है, या फिर हमारा प्रोटोजोआ जनित कौन सा है। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन सरल भी होते हैं, पर मतलब कि इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं, एंथ्रेक्स, रानीखेत, थैलेना, पीपीआर। तो कौन सा जो है विषाणु जनित है? तो इसमें हमारे जो ऑप्शन हो गया बी भी सही है हमारा और डी भी सही है। 2 ऑप्शन सही हो गए, इसमें कोई बात नहीं।
तो रानीखेत भी हमारा विषाणु जनित या वायरस जनित है और पीपीआर भी वायरस जनित है। तो दोनों रोग देख लीजिए, रानीखेत भी हमारा विषाणु जनित है और पीपीआर भी विषाणु जनित है। बाकी एंथ्रेक्स हमने बात की जीवाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इज्जतनगर यूपी, हिसार हरियाणा, आनंद गुजरात, करनाल हरियाणा। तो दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है हमारा? आनंद गुजरात में। यहाँ पर क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थित है आनंद गुजरात में। तो राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र भी हमारा आनंद गुजरात में हो गया, एनडीडीबी स्थित है यहाँ पर। नेक्स्ट, इसके अलावा बात करें हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा में क्या स्थित है? एनडीआरआई, एनडीआरआई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में स्थित है। सॉरी, करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा में क्या स्थित है हमारा? एनडीआरआई। ये करनाल हरियाणा में क्या स्थित है? एनडीआरआई। हिसार हरियाणा में नहीं है, एनडीआरआई करनाल हरियाणा में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? आनंद गुजरात में। बाकी इसके अलावा बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो छठा प्रश्न, छठा प्रश्न क्या है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? कौन सा मेला है जो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक बढ़ता है, यानी कि 1 महीने तक बढ़ता है, 1 महीने तक बढ़ता है? कौन सा पशु मेला? जसवंत पशु मेला, कार्तिक पशु मेला, घोघा मेड़ी पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। तो कौन सा पशु मेला है जो 1 महीने तक बढ़ता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, घोघा मेड़ी पशु मेला। घोघा मेड़ी पशु मेला जो है 1 महीने तक बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ बढ़ता है? नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। घोघा मेड़ी पशु मेला है घोघाजी पशु मेला। सर्वाधिक लंबा समय काल होता है इसका, सर्वाधिक लंबा चलने वाला मेला होता है कौन सा मेला? घोघा मेड़ी मेला। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक बढ़ता है, 1 महीने तक। इसके अलावा बात करें हम तो जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला जो है वो हमारा कहाँ बढ़ता है? भरतपुर में। कहाँ बढ़ता है? भरतपुर में बढ़ता है। और सबसे आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है यहाँ से, मतलब सबसे बड़ा आय की दृष्टि से मेला है। भाई कार्तिक पशु मेला, कार्तिक पशु मेले की बात करें तो ये कब बढ़ता है हमारा? कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष द्वितीया तक, मार्गशीर्ष द्वितीया तक बढ़ता है। कौन सा मेला? कार्तिक पशु मेला। और ये इस मेले की बात करें तो कहाँ बढ़ता है? ये हमारा पुष्कर अजमेर में। कहाँ बढ़ता है? पुष्कर अजमेर में बढ़ता है। और मतलब कि पशुओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। पशुओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कार्तिक मेला। और घोघा मेड़ी मेला सर्वाधिक लंबा समय काल होता है। जसवंत पशु मेला हमारा आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा जो मेला है वो कब बढ़ता है? इसके कार्तिक मेले के 3 दिन बाद, कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष पंचमी तक बढ़ता है। और कहाँ बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आय की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय मेला कौन सा है? रामदेव पशु मेला, गमेती सागर पशु मेला, जसवंत पशु मेला और कार्तिक पशु मेला। तो हमने बात की आय की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? जसवंत पशु मेला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जसवंत पशु मेला। बाकी इसके अलावा हमारा तेजाजी पशु मेला भी अगर ऑप्शन में हो, तेजाजी पशु मेला जो ऑप्शन में हो तो तेजाजी पशु मेला भी सही माना जाता है, क्योंकि ये 2019 से पहले तेजाजी पशु मेला आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला था। और अभी कौन सा है? जसवंत पशु मेला। और गमेती सागर पशु मेले की बात करें तो जो गमेती सागर पशु मेला है वो मतलब कि हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। हाड़ौती क्षेत्र में हमारे 2 मेले पड़ते हैं, चंद्रभागा पशु मेला, गमेती सागर पशु मेला, दोनों कहाँ पड़ते हैं? झालरापाटन झालावाड़ में। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो 20वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, 20वीं पशु गणना के अनुसार भैंसों की कुल संख्या में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मतलब कि भैंसों की 20वीं पशु गणना जी उसके अनुसार भैंसों की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कौन सा स्थान है? भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा, छठा। तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्थान है। भाई पहला स्थान किसमें है? तो गधा, बकरी और ऊँट में, गधा, बकरी, ऊँट में राजस्थान का स्थान पहला है। बाकी इसके अलावा बात करें तो भेड़ का कौन सा स्थान है? भेड़ों में राजस्थान का भेड़ों में 14वां स्थान है। और गायों में 6ठा स्थान है, गायों में 6ठा स्थान है। गायों में पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है भारत में गायों की जनसंख्या की दृष्टि से।
तो भैंसों में हमारा दूसरा स्थान हो गया। तो भैंसों में पहला स्थान किसका है? तो यूपी का। किसका है? यूपी का पहला स्थान है। और दूसरा किसका है? हमारा राजस्थान का। ये याद रखना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। नवा प्रश्न। नवा प्रश्न क्या है हमारा? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंबिकानगर टोंक, रामसर अजमेर, चांदन जैसलमेर, जौहड़-बीड़ बीकानेर। तो हमारा राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जौहड़-बीड़ बीकानेर में। जौहड़-बीड़ बीकानेर में क्या स्थित है? हमारा राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके अलावा बात करें तो चंदन जैसलमेर में थार पारकर जो नस्ल है, जो उसका प्रजनन केंद्र स्थित है। क्या स्थित है? थार पारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो इसके बाद रामसर अजमेर में क्या स्थित है? तो बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? रामसर अजमेर में। और अंबिकानगर टोंक में हमारा भेड़ जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है हमारा? निम्न में से राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? 169, 167, 156 और 162। तो ये प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। तो पशु घनत्व कितना है राजस्थान में? तो 169। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 169 जो है वो पशु घनत्व है राजस्थान में। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? भारत में राजस्थान का 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशुओं संपदा में कितना स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान, कितना प्रतिशत है? भारत में राजस्थान का 20वीं पशु गणना के अनुसार पशु संपदा में कितना प्रतिशत है? 10.60%, 11%, 11.50% और 10.41%। तो कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10.60% है। कितना है? 10.60% है राजस्थान की कुल पशु संपदा भारत के अनुसार। और इसके अलावा बात करें तो भारत में कुल कितना पशु घनत्व है, पशु जनसंख्या है? तो 535 मिलियन। कितनी है? 535 मिलियन है। उसका 10% हमारे हो गया 56.8 मिलियन। 56.8 मिलियन जो है वो किसमें है? हमारे मतलब कि राजस्थान में पशु जनसंख्या है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न क्या है हमारा? परगेटिव औषधि का उदाहरण नहीं है। परगेटिव जो है उसका औषधि का उदाहरण कौन सा नहीं? इसबगोल, बोरिक अम्ल, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो परगेटिव औषधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल जो है वो हमारा परगेटिव औषधि का उदाहरण नहीं है। इसमें जो परगेटिव औषधि होती है इसका कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर जो होता है, शरीर में जो कब्ज बनती है, कब्ज जो होती है उसको सोल्व करना है। फिर तो बोरिक अम्ल किस में आता है? तो जीवाणु रोधक में आता है। और इसके अलावा बात करें हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और इसबगोल, ये किस में आते हैं? हमारे परगेटिव औषधि के अंदर आते हैं। नेक्स्ट 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न क्या है हमारा? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा, हिसार हरियाणा, आनंद गुजरात, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिसार हरियाणा में हमारा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके अलावा बात करें तो केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भी हिसार हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में स्थित है केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान या फिर घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भी हरियाणा में स्थित है, हिसार हरियाणा में। बाकी बात करें तो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर जो है वहाँ पर हमारा राठी गाय का प्रजनन केंद्र स्थित है। राठी गाय का प्रजनन केंद्र स्थित है, ये भी याद रखना। करनाल हरियाणा में हमारा NDRA हो गया और आनंद गुजरात में हमारा हो गया NDDB और NDRA का ऑफिस कहाँ है? करनाल हरियाणा और आनंद गुजरात में। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में। सर्वाधिक वसा किसमें पाई जाती है? तो भेड़ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भेड़ में। भेड़ में कितनी वसा पाई जाती है?
81% औसत वसा पाई जाती है। औसत वसा कितनी पाई जाती है? 7.81%। बाकी भैंस में 7.50% ही पाई जाती है। 7.50% भैंस में औसत वसा प्राप्त होती है। बाकी गाय में औसत वसा कितनी होती है? 4.14%। और सर्वाधिक वसा किस में होती है? गाय में तो जर्सी गाय में सर्वाधिक वसा होती है 5%, पर 4.14 इसमें औसत होती हैं। और बकरी में भी 4.38% औसत वसा होती है। 4.38% औसत वसा होती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो 15वां प्रश्न क्या है? एफएमडी रोग पशुओं में किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, परजीवी द्वारा, कोक द्वारा और वायरस द्वारा। तो एफएमडी रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वायरस द्वारा। वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एफएमडी रोग है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है हमारा? थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी नस्ल है? घोड़ा की, बकरी की, गाय की, भैंस की। थारपारकर नस्ल किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। और कौन सी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी नस्ल हैं। थारपारकर नस्ल हैं, द्विकाजी नस्लें कहाँ पाई जाती हैं? तो जैसलमेर में, जोधपुर में और बाड़मेर में। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में पाई जाती हैं द्विकाजी नस्लें हैं। इसके दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन कितना होता है? 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात इसमें दूध उत्पादन होता है। और थारपारकर नस्ल को क्या कहते हैं? एक तो गरे सिंधी कहते हैं, क्योंकि इसका कलर क्या होता है? सफ़ेद होता है, पर इसके मतलब कि पीठ पर भूरा कलर थोड़ा पाया जाता है, इसी कारण गरे सिंधी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? मालानी नस्ल। मालानी नस्ल भी कहते हैं, क्योंकि ये मालानी बाड़मेर से उत्पन्न है। और इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? उच्चतम कोटि की गलीचा ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है? उच्चतम कोटि की गलीचा ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है? मारवाड़ी नस्ल से, चोकला नस्ल से, नाली नस्ल से, मगरा नस्ल से। तो किस नस्ल से मतलब कि उच्चतम गलीचा ऊन प्राप्त होती है? गलीचा या कारपेट बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मारवाड़ी। मारवाड़ी जो नस्लें हैं उससे मतलब कि मोटी ऊन प्राप्त होती है, मोटी ऊन प्राप्त होती हैं और निम्न श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। निम्न श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है जो कि गलीचे और कारपेट बनाने के लिए मतलब कि प्रसिद्ध है। बाकी इसके अलावा बात करें चोकला नस्ल। चोकला नस्ल को क्या कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो नस्ल कहते हैं। राजस्थान की मेरिनो नस्ल कहते हैं। और इसमें राजस्थान में सबसे अच्छी ऊन किसकी होती है? तो राजस्थान में सबसे अच्छी ऊन पाई जाती है चोकला नस्ल की। और इसे क्या कहते हैं? शेखावटी नस्ल और छापर नस्ल। एक तो कहते हैं इसे शेखावटी और छापर, दोनों इसके उपनाम हैं। किस क्षेत्र में पाई जाती है? शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती हैं। और चोकला नस्ल हैं जो उसमें मतलब कि सर्वाधिक अच्छी ऊन पाई जाती है, महीन ऊन पाई जाती है, जिससे मतलब कि ऊनी वस्त्र तैयार होते हैं। और इसके अलावा बात करें तो ये इसमें ऊन कितनी होती है? तो 1.5 से 2.5 किलो पर ईयर। 1.5 से 2.5 किलो पर ईयर इसमें ऊन प्राप्त होती हैं। चोकला नस्लें राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। बाकी इसके बाद बात करें नाली की नस्ल। नाली नस्ल में जो पीली ऊन प्राप्त होती है, पीली ऊन किसमें प्राप्त होती है? नाली नस्ल में। और मगरा नस्ल जो है उसमें गुलाबी ऊन प्राप्त होती है, गुलाबी ऊन प्राप्त होती है। इसके अलावा बात करें मतलब कि चोकला के बाद सबसे अच्छी ऊन किसमें प्राप्त होती है? मगरा नस्ल में, जिसे बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। मगरा नस्ल में चोकला के बाद अच्छी ऊन प्राप्त होती है, महीन ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न। कार्बोलिक एसिड हैं उत्तेजक, कृमिनाशक, जीवाणुरोधक या फिर विरेचक। तो कार्बोलिक एसिड क्या है हमारा? जीवाणुरोधक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जीवाणुरोधक क्या है? कार्बोलिक एसिड है हमारा जीवाणुरोधक। जीवाणुरोधक में इसके अलावा बात करें तो एक तो हो गया हमारा बोरिक अम्ल और डिटोल और आयोडीन। बोरिक अम्ल, डिटोल, आयोडीन और लाल दवा। ये क्या है हमारे मतलब कि जीवाणुरोधक है, जीवाणु को रोकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है? पशुओं में आयु गणना किससे की जाती है? दांतों की संख्या के आधार पर, शरीर के आकार के आधार पर, दूध उत्पादन के आधार पर, पूंछ की लंबाई के आधार पर। तो पशुओं में आयु गणना की जाती है
दांतों की संख्या के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दांतों की संख्या के आधार पर पशु को नाम आयु की गणना की जाती है। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं ICPM। एक तो हो गया हमारा रत्नक, चौर्णक, रत्नक, कर्दनक, अर्धचौर्णक, चौर्णक। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं पशु में और इनमें आयु गणना दांतों की संख्या के आधार पर होती है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? गाय के दूध में पीले होने का कारण क्या है? कैरोटीन, मिनरल्स, लैक्टोज, केसिन। तो गाय के दूध में पीलापन का कारण क्या है हमारा? कैरोटीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैरोटीन के कारण दूध का कलर पीला होता है। बाकी जो केसिन होता है, केसिन से क्या होता है हमारा, मतलब कि भैंस का दूध सफ़ेद दिखाई देता है। भैंस का दूध वाइट क्यों होता है? क्योंकि इसमें केसिन की मात्रा अधिक होती है। बाकी कैरोटीन की मात्रा गाय के दूध में अधिक होती है, जिसके कारण इसका कलर पीला होता है। और लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होगी तो दूध मीठा होगा। तो सर्वाधिक मीठा दूध किसका होता है? साहिवाल नस्ल का। गायों में साहिवाल नस्ल का सर्वाधिक मीठा दूध होता है, जो कि जिसमें लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक मात्रा होती है लैक्टोज की। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है? थारपारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? डग झालावाड़ में, बस्सी जयपुर में, सूरतगढ़ गंगानगर में और वल्लभनगर उदयपुर में। थारपारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सूरतगढ़ गंगानगर। सूरतगढ़ गंगानगर में क्या स्थित है? थारपारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र स्थित है। बाकी गंगानगर की बात करें नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में किसका केंद्र है? जो राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? नौहर हनुमानगढ़ में। बाकी बात करें गायों में प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बस्सी में। गायों में प्रजनन केंद्र बस्सी में और जर्सी गाय का भी प्रजनन केंद्र बस्सी में ही स्थित है। जर्सी गाय का और गायों का प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में स्थित है। डग झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पर गिर गाय प्रजनन केंद्र है। गिर गाय प्रजनन केंद्र स्थित हैं। और वल्लभनगर उदयपुर में हमारा भैंस प्रजनन केंद्र हो गया। भैंस अनुसंधान केंद्र तो हमारा हिसार हरियाणा में है और भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है हमारा? अविकालीन नस्ल हैं बकरी की, गाय की, भेड़ की, सूअर की। अविकालीन नस्ल किसकी हैं? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भेड़ की नस्लें हैं। भेड़ की नस्लें अविकालीन नस्ल जो कि CSWARI द्वारा मतलब कि तैयार संकर नस्लें हैं। CSWARI क्या है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है। कहाँ स्थित है? अविकानगर मालपुरा टोंक में। अविकानगर मालपुरा टोंक में स्थित है, जो कि भेड़ की अविकालीन नस्ल संकर नस्ल तैयार की हैं। अविकालीन नस्ल में कौन कौन सी नस्लों का संकर है? तो एक तो हमारी हो गई मेरिनो नस्ल। मेरिनो के अलावा जो रूम्बलेट नस्ल जो है इसका उपयोग भी करते हैं। इसमें इसका नर होता है और मादा किसकी होती है? मालपुरा नस्ल की मादा होती है अविकालीन में और मेरिनो नर होता है। तो इसका संकर नस्ल है अविकालीन नस्ल, जिसकी ऊन अच्छी होती है। बाकी अविवस्त्र नस्ल इसके द्वारा CSWARI द्वारा अविवस्त्र भी तैयार हैं। CSWARI द्वारा तैयार नस्ल कौन सी हैं? एक अविवस्त्र हैं, जिसमें मेरिनो और चोकला का संकर है। बाकी इसके अलावा बात करें 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न क्या है? किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है? भैंस के, गाय के, ऊँटनी के, बकरी के। किसके दूध में मतलब कि इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? ऊँटनी के दूध में पाई जाती है इंसुलिन की मात्रा, जिससे मधुमेह रोग या फिर शुगर नहीं होती है। ऊँटनी के दूध पीने से शुगर नहीं होती है, जिसे क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। वो नहीं होती है, इंसुलिन की मात्रा अत्यधिक होती है इसी कारण। भाई गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग पीला होता है। भैंस में केसिन पाया जाता है, जिसके कारण दूध सफ़ेद होता है। और गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। लैक्टोज की मात्रा अधिक किस में पाई जाती है? गाय के दूध में।
और बकरी का दूध जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है बकरी का दूध। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न क्या है हमारा, ऊँट में श्वसन दर कितना होता है प्रति मिनट के अनुसार। तो ऊँट में श्वसन दर कितना होता है प्रति मिनट में, 5 से 7 प्रति मिनट, 8 से 16 प्रति मिनट, 16 से 18 प्रति मिनट, 20 से 25 प्रति मिनट। तो ऊँट में श्वसन दर कितना होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5 से 7 प्रति मिनट ऊँट में श्वसन दर होता है। बाकी 8 से 16 तो हमारे घोड़े में श्वसन दर होता है, और 16 से 18 हमारे भैंस में श्वसन दर होता है, और 20 से 25 गाय में होता है। तो श्वसन दर और इससे संबंधित हमने पिछली क्लास देखी है कल की, जिसमें हमने सभी डेटा को एक साथ लिया है, तो वो क्लास ज़रूर देखें। तो इसमें हमारी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5 से 7 प्रति मिनट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या है हमारा, भेड़ और बकरी में किस धमनी द्वारा नाड़ी दर मापा जाता है। भेड़ और बकरी में किस धमनी द्वारा नाड़ी दर मापा जाता है, कोकेक्सियल धमनी, मैक्सिलरी धमनी, टिबियल धमनी और फीमोरल धमनी। भेड़ और बकरी में किस धमनी द्वारा नाड़ी दर मापा जाता है, फीमोरल धमनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फीमोरल धमनी जो है उसके द्वारा भेड़ और बकरी में नाड़ी दर मापा जाता है। और फीमोरल धमनी कहाँ होती है, तो पैर में होती है, पैर में घुटने के पास होती है फीमोरल धमनी। इसके अलावा बात करें तो कोकेक्सियल धमनी, जिसमें गाय और भैंस इनमें नाड़ी दर मापा जाता है, और ये कहाँ होती है, पूँछ में, पूँछ में होती है कोकेक्सियल धमनी, जिसके द्वारा गाय और भैंस में नाड़ी दर मापा जाता है। और मैक्सिलरी धमनी, मैक्सिलरी धमनी द्वारा घोड़ी, खच्चर और गधे में, इनमें घोड़ी, खच्चर और गधे में किसके द्वारा, मैक्सिलरी धमनी द्वारा नाड़ी दर मापते हैं। और नेक्स्ट बात करें तो टिबियल धमनी द्वारा, टिबियल धमनी जो द्वारा ऊँट में मतलब कि नाड़ी दर मापा जाता है, टिबियल धमनी द्वारा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या है, बैक्टीरियंस ऊँट होता है, बैक्टीरियंस होता है वो होता है 2 कुबड़ वाला, 1 कुबड़ वाला, 3 कुबड़ वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बैक्टीरियंस ऊँट जो होता है वो 2 कुबड़ वाला होता है। 2 कुबड़ वाला ऊँट कौन सा होता है, बैक्टीरियंस ऊँट होता है। बाकी ड्रोमेटिकल जो होता है, ड्रोमेटिकल जो होता है वो किसका होता है, 1 कुबड़ वाला ऊँट होता है ड्रोमेटिकल। और बैक्टीरियंस ड्रोमेटिकन्स या फिर ड्रोमेटिकल जो होता है 1 कुबड़ वाला होता है, और बैक्टीरियंस हमारा 2 कुबड़ वाला ऊँट होता है। ये इसकी स्पीसीज है, जाति हैं, स्पीसीज हैं। इसे क्या कहते हैं, गैलस बैक्टीरियंस कहते हैं और गैलस डोमेस्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या है हमारा, भेड़ की किस नस्ल को चरणोत्तर नस्ल भी कहते हैं। मालपुरा को, चोकला को, मेरिनो को, सोनाली को। किस नस्ल को चरणोत्तर नस्ल कहते हैं, तो सोनाली नस्ल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोनाली नस्ल जो है वो चरणोत्तर नस्ल कहलाती है। उदयपुर की नस्ल हैं, कहाँ की नस्ल हैं, उदयपुर की नस्लें हैं चरणोत्तर नस्ल, जिसे सोनाली नस्ल को चरणोत्तर नस्ल भी कहते हैं। और एकमात्र जो भेड़ की नस्लें हैं जिससे दूध प्राप्त होता है, दूध एकमात्र भेड़ की नस्लें हैं जो दूध के लिए पाली जाती है, जिसमें 1 से 1.5 लीटर दूध प्राप्त होता है। बाकी इसके अलावा बात करें तो मेरिनो नस्ल जो है वो सबसे अच्छी नस्लें हैं, मतलब कि सबसे महीन ऊन प्राप्त होती हैं, और सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है 5 से 9 किलो पर ईयर। और इस सर्वाधिक बढ़िया ऊन इससे प्राप्त होती है मेरिनो नस्ल से, जिससे ऊनी वस्त्र तैयार होते हैं। और चोकला नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। नेक्स्ट 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 28वां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस भैंस के मांस को ब्लैक डायमंड कहते हैं। भैंस के मांस को, गाय के मांस को, सूअर के मांस को और बकरी के मांस को, किस पशु के मांस को ब्लैक डायमंड कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भैंस के मांस को। भैंस के मांस को क्या कहते हैं, ब्लैक डायमंड कहते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं, तो एक तो फ्लैश कहते हैं, और कारा बीफ कहते हैं, और हमारा बफन कहते हैं। क्या कहते हैं, बफन कहते हैं। तो कारा बीफ तो हमारा स्वयं भैंस का मांस होता है, बफन जो होता है हमारा रिवर भैंस का मांस होता है, और इसके अलावा फ्लैश और ब्लैक डायमंड भी भैंस के मांस को कहते हैं। बाकी गाय का मांस क्या कहलाता है, बीफ कहलाता है। गाय का मांस क्या कहलाता है, बीफ। और बछड़े का मांस, पशुओं में बछड़े का मांस पूछ ले तो बछड़े का मांस क्या कहलाता है, व्हील। व्हील क्या होता है, बछड़े का मांस होता है। इसके बाद बात करें तो हमारे सूअर का मांस भी दो कहते हैं, एक तो पोर्क कहते हैं सूअर के मांस को, और एक कहते हैं कैपोन।
पोर्क और कैपोन कहते हैं। पोर्क तो कच्चा मांस क्या कहलाता है, पोर्क कहलाता है, और कैपोन पका हुआ मांस क्या कहलाता है, कैपोन कहलाता है। बकरी के मांस को क्या कहते हैं, चेवोन, क्या कहते हैं, चेवोन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से भारत में द्विप्रयोजनीय नस्लों की सर्वश्रेष्ठ नस्लें हैं। तो भारतीय जो गायें हैं, गायों में सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है, गिर, कांकरेज, नागौरी, हरियाणा। तो कौन सी नस्लें हैं द्विप्रयोजनीय नस्लें जो उत्तम नस्लें हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणवी नस्लें जो द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं। 1000 से 1500 लीटर इसमें दूध उत्पादन होता है, 1000 से 1500 लीटर। और इसकी पूंछ होक जॉइंट तक होती है, तो होती है। और इसमें एक और कैरेक्टर बात करते हैं, इसमें नेवल फ्लैप अनुपस्थित होता है। नेवल फ्लैप जो होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें जो हमारा हो गया कांकरेज नस्ल जो है देसी गायों में सर्वाधिक वसा होती है इसमें, और सर्वाधिक मतलब कि भारी भरकम नस्लें हैं। सबसे भारी भरकम नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज नस्ल है हमारी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, 30वां प्रश्न क्या है, NBAGR के अनुसार भारत में गायों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं। तो NBAGR के अनुसार भारत में कुल गायों की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं, तो हमारी 45, 39, 53 और 20। तो गाय की कितनी नस्लें दर्ज हैं, 53 नस्लें। और एक नस्ल अभी नई ऐड की गई है, कौन सी, सिंथेटिक नस्ल, जिसे क्या कहते हैं, फ्रिजवाल जो है वो नई नस्ल ऐड की गई हैं। गाय की नस्लें हैं फ्रिजवाल, जो किसके द्वारा तैयार है, साहिवाल और एचएफ के संकर से बनी है फ्रिजवाल नस्ल, जो कि नई ऐड की गई है, सिंथेटिक नस्लें हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर। तो दूसरे मॉडल पेपर की बात करते हैं। दूसरा मॉडल पेपर हमारा है, उसकी हम बात करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में कौन सी बकरी की नस्ल सबसे बड़े आकार की नस्ल है, यानी सबसे बड़े आकार की नस्ल विश्व में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, सानीन नस्ल, एंग्लो नूबियन नस्ल, चंगथंगी नस्ल या फिर टेंडर। तो कौन सी नस्ल है जो सबसे बड़े आकार की नस्ल है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एंग्लो नूबियन नस्ल। ये जो नस्लें हैं वो विदेशी बकरियों में सबसे बड़ी आकार की नस्ल होती हैं। एंग्लो नूबियन की बात करें तो ये नस्ल जो है वो हमारे संकर नस्ल हैं। कौन सी नस्ल हैं, संकर नस्ल हैं। और इसकी बात करें तो ये किस के संकर से बनी है, तो दो नस्लों के संकर से बनी है। एक तो हो गई हमारी जमुनापुरी और एक हो गई नूबियन जो बकरी की नस्लें हैं उसके, और जमुनापुरी नस्ल के संकर से इसे बनाया गया है। और एंग्लो नूबियन जो ये विश्व की सबसे बड़े आकार की नस्ल हैं। तो जमुनापुरी नस्ल हमारे सबसे देसी बकरियों में सबसे बड़े आकार की नस्ल हैं, और नूबियन जो नस्ल हैं उनकी संकर से बनी है दोनों। और ये कहाँ पाई जाती हैं, तो इंग्लैंड की बकरी हैं। कहाँ की बकरी हैं, इंग्लैंड, याद रखना, इंग्लैंड की बकरी हैं, विदेशी बकरी हैं जो कि संकर नस्लें हैं और सबसे बड़े आकार की नस्लें हैं। इसे बकरियों की जर्सी गाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बकरियों की जर्सी गाय। क्या कहते हैं, जर्सी गाय बकरियों किसे कहते हैं, तो वो हमारी हो गई एंग्लो नूबियन। तो नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं तो हम चंगथंगी नस्ल है। इसके बारे में एक विशेषता इसकी हम देखते हैं, इसमें सबसे कोमल और गर्म पश्मीना ऊन पाई जाती है। कौन सी ऊन पाई जाती है, गर्म और पश्मीना बकरी भी कहते हैं, सबसे कोमल या गर्म पश्मीना ऊन पाई जाती है। तो ये कहाँ की हैं, कश्मीर की बकरी हैं। टेंडर जो हो गया वो कड़क मुर्गे के मांस को कहते हैं, टेंडर, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से बकरी की कौन सी नस्ल अलवर के बहरोड या जयपुर क्षेत्र से उत्पन्न है। अलवर के बहरोड या फिर जयपुर क्षेत्र से उत्पन्न है। तो ऑप्शन देखते हैं, पर्वतसरी नस्ल, देवगढ़ी नस्ल, चक्राना नस्ल या फिर अंगोरा नस्ल। तो अलवर के बहरोड क्षेत्र व जयपुर से उत्पन्न है। तो कौन सी नस्ल है, जकराना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जकराना नस्ल जो है वो हमारी अलवर के बहरोड क्षेत्र और जयपुर से उत्पन्न है। और ये किसकी सेम नस्ल कौन सी है, तो बीटल नस्लें हैं उसके बिल्कुल सेम टू सेम नस्ल हैं चक्राना नस्ल। कहाँ पाई जाती हैं, ये तो अलवर के बहरोड क्षेत्र और जयपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं। और
इसमें दूध उत्पादन कितना होता है? 3 से 4 लीटर प्रतिदिन। 3 से 4 लीटर प्रतिदिन इसमें दूध उत्पादन होता है। इसकी खाल का उपयोग मतलब मेनली इसकी खाल का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो हम पर्वतश्रेणी नस्ल। पर्वतश्रेणी नस्ल जो है वो सिरोही की बिल्कुल एकदम सेम टू सेम नस्ल होती है। सिरोही नस्ल जो है वो उसकी सेम टू सेम नस्ल होती है, पर पर्वतश्रेणी नस्ल में जो है पीठ घुमावदार नहीं पाई जाती, पीठ घुमावदार नहीं पाई जाती। और चक्राना नस्ल जो है वो उस बीटल की बिल्कुल कॉपी नस्ल है। तो ये दोनों याद रखनी है आपको। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल सर्वाधिक समय तक दूध देती है? बकरी की कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक समय तक दूध देती है? सानीन नस्ल, टोगनबर्ग नस्ल, बारबरी नस्ल या फिर सिरोही नस्ल? कौन सी नस्लें सर्वाधिक समय तक दूध देती हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टोगनबर्ग नस्ल। टोगनबर्ग नस्ल जो है वो इसे मिल्क चैंपियन भी कहते हैं और सर्वाधिक समय तक दूध देती है। कितने समय तक देती है? 2 साल तक। 2 साल तक दूध देती हैं ये, और सर्वाधिक दूध भी यही नस्ल देती है, टोगनबर्ग नस्ल। इसे मिल्क चैंपियन कहते हैं। कितना लीटर दूध देती है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर दूध देती है प्रतिदिन का। और इसकी वसा क्या होती है? इसमें 2 से 3% वसा पाई जाती है। 2 से 3% वसा पाई जाती है। 5 से 6 लीटर दूध देती हैं ये, और 2 साल तक लगातार दूध देती हैं। कहाँ से उत्पन्न है? तो स्विट्जरलैंड से उत्पन्न है ये। और इसकी बात करें तो इसमें जो मतलब इसमें एक विशेषता है, इसमें मुंह से और मतलब कि मुंह से कानों तक, दोनों कानों के बीच से मुंह जो होता है उसमें नाक और मुंह के बीच तक इसमें सफ़ेद धारियाँ पाई जाती हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और ये विदेशी नस्लें हैं, स्विट्जरलैंड से उत्पन्न है, मिल्क चैंपियन कहलाती हैं, 5 से 6 लीटर दूध देती हैं, सर्वाधिक समय तक दूध देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। तो हमारी जो सिरोही नस्ल है, सबसे कम दूध कौन सी देती है? सिरोही नस्ल जो है वो सबसे कम दूध देती है। इसके अलावा बारबरी नस्लें हैं वो मतलब कि सर्वाधिक समय तक दूध नहीं देती, मतलब कि साल में 2 बार ब्याती हैं और एक बार में 2 बच्चे देती हैं, यानी कि एक साल में 4 बच्चे देती हैं। 4 बछड़े जो होते हैं बकरियों के वो देती हैं। बारबरी नस्ल सर्वाधिक मतलब ज़्यादा देती है। एक साल में 2 बार ब्याती हैं, एक समय में 2 बच्चे देती हैं, तो 4 बच्चे हो जाए। तो ये मतलब कि बेचने की दृष्टि से सबसे अच्छी नस्ल है, यानी व्यापार की दृष्टि से सबसे अच्छी नस्ल बारबरी नस्ल है, मांस के उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल बकरी विकास केंद्र एवं चारा उत्पादन केंद्र द्वारा अजमेर द्वारा जो है हमारी उत्पन्न है? कौन सी नस्लें हैं? चारा बकरी की नस्ल बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र द्वारा विकसित हैं। पर्वतश्रेणी, सिरोही, जमुनापुरी या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी नस्लें? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिरोही नस्ल जो है वो हमारी बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर जो है वहाँ पर है स्थित है ये केंद्र, और यहाँ से उत्पन्न है या फिर यहाँ से विकसित हैं। तो ये मेनली कहाँ की हैं? तो सिरोही की हैं। और बकरी विकास केंद्र एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर से ये विकसित हैं। और इसके बारे में बात करें तो इसमें लंबे पत्तीनुमा कान पाए जाते हैं, और इसकी एक मेन विशेषता है कि इसमें पीठ घुमावदार पाई जाती है, पीठ हल्की घुमावदार पाई जाती है, जिसे धनुषाकार पीठ भी कहते हैं। और इसमें दूध कम होता है, दूध 1 से 1.5 लीटर होता है। इसी कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है? मांस उत्पादन में किया जाता है। इसका मांस च्यवन, जो बकरी के मांस को कहते हैं च्यवन कहते हैं, जो कि उच्च कोटि का होता है और अधिक अच्छे भाव में बिकता है। तो ये याद रखना। इसके बाद बात करते हैं तो इसकी सेम टू सेम कॉपी नस्ल पर्वतश्रेणी नस्ल होती है, जिसमें पीठ घुमावदार नहीं होती, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पाँचवा क्वेश्चन क्या है हमारा? बकरी की कौन सी नस्ल तोतापुरी नाक है रोमन नोज नहीं पाई जाती? एंग्लो नूबियन में, बीटल में, जमुनापुरी में या फिर बारबरी में? तो किस नस्ल में तोतापुरी नाक या फिर रोमन नोजा नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बारबरी नस्ल जो है उसमें तोतापुरी नाक या फिर रोमन नोजा नहीं पाई जाती। तो एंग्लो नूबियन नस्ल जो है इसमें तोतापुरी नाक पाई जाती है। ये इंग्लैंड की नस्लें हैं, संकर नस्लें हैं। किसकी संकर से बनी है? जमुनापुरी और नूबियन की संकर से बनी है। बड़े आकार की नस्लें हैं, विश्व में सबसे बड़े आकार की नस्लें बीटल और जमुनापुरी में फैट और दूध उत्पादन दोनों समान होता है। फैट और दूध उत्पादन दोनों में समान होता है। 2 से 3% वसा पाई जाती है इनके दूध में। 2 से 3 लीटर दूध देती है पर डे का ये, और 4.5 से 5% वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 3.5 से 5% इनमें वसा पाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से
बकरी की कौन सी नस्ल फाइबर वाली नस्ल नहीं है? चीगू, चेंगू, चंगथंगी, गड्डी या फिर ब्लैक बंगाली। फाइबर वाली नस्ल या फाइबर उत्पन्न होता है, जिससे फाइबर उत्पन्न होता है, वो नस्ल कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ब्लैक बंगाली। बंगाल साइड की नस्लें, पश्चिम साइड की नस्लें ब्लैक बंगाली, जो कि फाइबर वाली नस्ल नहीं है। इसके अलावा पश्चिम साइड में कौन सी नस्लें, एक और तो गंजम, गंजम नस्ल जो है वो पंजीकृत हैं। ब्लैक बंगाली और गंजम नस्ल फाइबर वाली नस्ल नहीं आती हैं, बल्कि ये पश्चिम साइड की नस्लें हैं। इसके अलावा चेंगू, चंगथंगी और गड्डी, ये तीनों जो नस्लें हैं वो तीनों नस्लें जो उत्तरी साइड की नस्लें हैं, कश्मीर साइड की नस्लें हैं, जो इनमें फाइबर वाली नस्लें भी कहते हैं। मैंने हमने बात की थी चंगथंगी नस्ल जो है वो उसकी मतलब ऊन कोमल होती है और पश्मीना ऊन पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा? गरीब की गाय किसे कहते हैं? गरीब की गाय किसे कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, गाय को, भैंस को, भेड़ को, बकरी को। गरीब की गाय किस को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को। बकरी को क्या कहते हैं? गरीब की गाय कहते हैं। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। डबल एटीएम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका दूध कभी भी निकालो, कभी निकाल सकते हैं, और इसका यूज़ कभी भी, मतलब दूध है वो कभी भी यूज में लिया जा सकता है। इसी कारण इसे चलता फिरता फ्रिज या फिर रनिंग डेयरी या फिर डबल एटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? रनिंग डेयरी, डबल एटीएम और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं बकरी को, और गरीब की गाय कहते हैं। इसकी एक और विशेषता होती है, इसके जो अगले जो ये होती है, जो अगले पैरों को अपने चारे के ऊपर रख के खाती हैं। इसी कारण इसके खाने को ब्राउजिंग कहते हैं। इसे खाने के तरीके को ब्राउजिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आठवां क्वेश्चन। बकरियों के वर्गीकरण में स्पीसीज जाति क्या होती है? मतलब कि स्पीसीज या जाति को क्या कहते हैं? बकरियों के वर्गीकरण, कैपरा हिरकस, मेमेलिया या फिर कॉर्डेटा। तो वर्गीकरण में स्पीसीज या जाति क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, कैपरा हिरकस। कैपरा हिरकस जो होती है इसमें जाति होती है, और जीनस होता है इनमें कैपरा। कैपरा तो क्या होगा, इनमें जीनस या वंश होता है, और कैपरा हिरकस जो होती है इनमें जाति होती है। और मेमेलिया इनमें क्या होते हैं? क्लास होती है। इनका वर्ग क्या होता है? मेमेलिया होता है। फैमिली कॉर्डेटा, फैमिली होती है यहाँ पर कुल जिसे कहते हैं, कुल यहाँ फैमिली जो होती है वो कॉर्डेटा होती है। मेमेलिया इनमें वर्ग होता है। कैपरा हिरकस इनकी स्पीसीज या जाति होती है, और कैपरा जो हो गई इनमें जीनस होता है या फिर वंश होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो नवा क्वेश्चन क्या है हमारा? NBAGR के अनुसार बकरियों की कुल कितनी नस्लें दर्ज हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, 37, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 3। 37, 39, 45 या फिर 3, कितनी नस्लें पंजीकृत हैं बकरियों की? तो 2024 के अनुसार पूछे तो 39 नस्लें दर्ज हैं। कितनी नस्लें दर्ज हैं? 2024 के अनुसार 39 नस्लें बकरी की दर्ज हैं। अभी 2024 में डेटा आया, उसके अनुसार कुल नस्लें कितनी हो गई? 220 नस्लें हो गई पशुओं की पंजीकृत NBAGR के अनुसार, और बकरियों की 39 नस्लें दर्ज हो गई। और 2023 के अनुसार पूछ ले तो 37 नस्लें दर्ज थी। दोनों याद रखने हैं डेटा में। और कौन कौन सी नस्लें ऐड की गई हैं? तो इनमें ऐड की गई हैं, एक तो अंजोरी, कौन सी? अंजोरी नस्ल एक तो ऐड की गई हैं, और एक अंडमानी बकरी ऐड की गई हैं। अंजोरी नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में। ये याद रखना, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है अंजोरी नस्ल। तो ये याद रखना कौन कौन सी नस्लें दो ऐड की गई हैं, अंजोरी और अंडमानी नस्लें दर्ज की गई हैं। कुल 39 नस्लें हो गई, पहले 37 नस्लें थी। और इसके अलावा भेड़ की बात करें तो भेड़ में अब 45 नस्लें हैं। 2024 के डेटा के अनुसार भेड़ की कितनी नस्लें हैं? 45 नस्लें हैं। पहले कितनी थी? 44 नस्लें थी। 3 नस्लें किस किस की हैं? तो एक तो बतख की 3 नस्लें हैं, कुत्ते की भी 3 नस्लें हैं, और गधे की भी 3 नस्लें पंजीकृत हैं। कुत्ता, गधा और बतख तीनों की 3 नस्लें पंजीकृत हैं। कुल 9 नस्लें ये पंजीकृत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 10वां क्वेश्चन। तो दोनों डेटा आपको याद रखने, 2023 के भी याद रखने, 2024 के भी याद रखने। अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, भाई 2023 में कितनी थी? तो बकरियों की नस्लें 37 नस्लें पंजीकृत थी, और 2024 के अनुसार 39 नस्लें पंजीकृत हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? बकरियों की शब्दावली में उनके समूह को क्या कहते हैं? जो बकरियों की शब्दावली है उसमें समूह को क्या कहते हैं? किड, ट्रिप, पेन या फिर वीडर। क्या कहते हैं? बकरियों की शब्दावली में उनके समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ट्रिप। ट्रिप जो होता है उनमें समूह को कहते हैं। पेन उनमें रखने के स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, गाय जो होती है मवेशी, या उनमें रखने के स्थान को क्या कहते हैं? जो होता है मवेशी, उनमें रखने के स्थान को क्या कहते हैं? शब्दावली में उनके स्थान को क्या कहते हैं? ये आप कमेंट करके बताइए।
तब तक हम बात करते हैं पेन जो हो गया इनमें रखने के स्थान को कहते हैं विडर। विडर जो होता है वो इनमें बंध्याकृत नर को कहते हैं। बंध्याकृत नर को विडर कहते हैं। और बकरियों में एक और मेन चीज़ है, बंध्याकृत जो मादा होती है उसे क्या कहते हैं, स्पेड। क्या कहते हैं, स्पेड। तो ये याद रखना, स्पेड क्या कहते, किसे कहते हैं, बकरियों में जो बंध्याकृत मादा होती है उसे स्पेड कहते हैं, और बकरियों में जो बंध्याकृत नर होता है उसे विडर कहते हैं। इनमें बकरियों में जो शिशु होता है या नवजात होता है उसे किड कहते हैं, और किड से हो गई इनकी प्रसव प्रक्रिया किडिंग। ये चीज़ें याद रखिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी ऊँट की नस्ल, यहाँ से हम ऊँटों की नस्लों के बारे में बात करते हैं। तो ऊँट की नस्ल कौन सी है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती, मेवाड़ी नस्ल, मेवाती नस्ल, मालवी नस्ल या फिर बीकानेरी नस्ल। तो कौन सी नस्लें हैं जो राजस्थान में नहीं पाई जाती। ऊँट की नस्लों के बारे में बात कर रहे हैं तो ऊँट की नस्लों में देखते हैं तो सब कौन सी नस्ल राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मालवी नस्ल। मालवी नस्ल कहाँ की है, एमपी की। एमपी की नस्लें हैं। बाकी मेवाड़ी, मेवाती, बीकानेरी, जैसलमेरी और बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी और जालौरी, ये जो 5-6 नस्लें हैं, 6 नस्लें हैं वो राजस्थान की हैं। कुल कितनी नस्लें दर्ज हैं, 9 नस्लें दर्ज हैं। ऊँटों की कितनी नस्लें दर्ज हैं, 9 नस्लें दर्ज हैं। 9 के नाम मैं आपको बोल रहा हूँ, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, जालौरी, कच्ची, खाराई और मालवी। कच्ची और खाराई दोनों तो हो गई गुजरात की, और हमारी मालवी नस्ल हो गई एमपी की, और बाकी जो बची 6 नस्लें मेवाड़ी, मेवाती, बीकानेरी, जो जैसलमेरी, मारवाड़ी और जालौरी, ये जो है नस्लें वो राजस्थान की नस्लें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं। उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए है हमारा अविकानगर टोंक में, ऑप्शन बी है हमारा चांदन जैसलमेर में, ऑप्शन सी है हमारा चौहड़बीर हनुमानगढ़ में, और ऑप्शन डी है वल्लभनगर उदयपुर में। वल्लभनगर उदयपुर में क्या स्थित है हमारा, भैंस का प्रजनन केंद्र क्या स्थित है, भैंस का प्रजनन केंद्र वल्लभनगर में स्थित है। तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जोड़बीर जो है बीकानेर में स्थित है, और यहाँ पर उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके अलावा जो चंदन गांव है वहाँ पर जैसलमेर में, वहाँ थारपारकर अनुसंधान केंद्र स्थित है। थारपारकर अनुसंधान केंद्र चांदन जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा मालानी क्षेत्र में भी इसका प्रजनन केंद्र स्थित है, और हमारे अविकानगर टोंक में जो है बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ऊँट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 60, 74, 54, 50। तो ऊँट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 74। 74 जो होती हैं वो ऊँटों में, 74 जो होती हैं ऊँटों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसके अलावा 60 जो होगी हमारी बकरी और गाय में जो है वो 60 गुणसूत्रों की संख्या होती है। और 54 किस्में होती है, तो भेड़ में कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है, 54। 4-5 उल्टा कर दो, 4-5 तो इनमें भेड़ की कुल नस्लें दर्ज हो गई, 5-4 कर दो तो इनमें गुणसूत्र हो गए। तो ये ट्रिक है, याद रखना। 4-5 से तो हो गई भेड़ की कुल नस्लें दर्ज, और 5-4 से इनमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 50 भैंस में गुणसूत्र होते हैं, और 48 और 50 दोनों होते हैं। हमने बात की 50 तो होते हैं रिवर भैंस में या फिर और स्वच्छ भैंस में, या फिर जो होती है जलीय भैंस में 50 होते हैं, और 48 किसमें होते हैं, रिवर मतलब जो कीचड़ भैंस होती है, स्वयं भैंस होती है, उसमें 48 होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊँट बीएसएफ द्वारा गश्त लगाने में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर उपयोग मतलब कि बीएसएफ के जवानों द्वारा उनके गश्त लगाने या फिर पहरा देने, गश्त लगाने को कहते हैं पहरा देने, मतलब बॉर्डर पर जो पहरा देते हैं बीएसएफ के जवान, उसमें मतलब कि गाड़ियाँ नहीं चल सकती तो ऊँटों का उपयोग किया जाता है। तो किस ऊँट का उपयोग अत्यधिक रूप से किया जाता है, तो बीकानेरी ऊँट का, जैसलमेरी ऊँट का, मेवाड़ी ऊँट का या फिर खराई ऊँट का। तो किसका उपयोग किया जाता है, जैसलमेरी ऊँट का। जैसलमेरी ऊँट जो होता है दुबला पतला होता है और थोड़ा अत्यधिक जल्दी चलता है, दौड़ने में माहिर होता है, इसी कारण इसका उपयोग गश्त लगाने के लिए किया जाता है, पहरा देने के लिए किया जाता है सीमा बॉर्डर पर। और इसमें जो ये कहाँ से उत्पन्न है, तो सिंध प्रांत के थारपारकर जिले से उत्पन्न है, पाकिस्तान के। ये एक दुबली पतली नस्ल होती है, खारई नस्ल कहाँ की हैं, तो गुजरात की हैं। ये याद रखना, खारई और कच्ची नस्लें जो हैं वो दोनों, कच्ची और खारई दोनों नस्लें कहाँ की हैं, गुजरात की हैं। इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आज के। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा, बीकानेरी ऊँट में आंखों के ऊपर काले घने बाल पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। जो काले घने बाल पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्टॉप, जीब्रा, टोरडा या फिर कैमिलियस।
क्या कहते हैं काले घने बालों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जीब्रा। जीब्रा जो है वो इनमें काले घने बाल पाए जाते हैं आंखों के ऊपर, उन्हें जीब्रा कहते हैं। स्टॉप, स्टॉप इनमें क्या किसे कहते हैं, मतलब खोपड़ियाँ ललाट जो अंदर धंसा हुआ होता है, थोड़ा सा धंसा हुआ होता है, इसी कारण इसके मतलब कि ललाट या खोपड़ी को स्टॉप कहते हैं। इनमें टोरडा, टोरडा क्या होता है, टोरडा इनमें जवान ऊँट को कहते हैं, और टोरडी जो है वो जवान ऊँटनी को कहते हैं। इनमें जो और इस इनके मतलब की शब्दावली की बात करें तो इनमें समूह को हर्ड कहते हैं, और इनके बच्चे को कैमल काप कहते हैं। और कैमिलियस, कैमिलियस किसे कहते हैं, तो कैमिलियस इनमें मतलब कि कैमिलियस जो होती है इनमें जीनस को कहते हैं। कैमिलियस किसे कहते हैं, जीनस को कहते हैं, वंश को कहते हैं। इनकी फैमिली को क्या कहते हैं, कैमिलिटी, कैमिलिटी इनकी फैमिली को कहते हैं। तो दोस्तों दूसरा मॉडल पेपर हमारा हो गया है, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और तीसरा स्टार्ट करते हैं, और पहला प्रश्न इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पशु मेलों से शुरुआत करते हैं हमारी। तो कौन कौन से पशु मेले हैं उनकी बात करते हैं, फिर हम नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो और स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। तो सभी जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर ले सबसे पहले। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, पशुओं की संख्या के आधार पर, पशुओं की संख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, पशु मेला कौन सा है। तेजाजी पशु मेला, जसवंत पशु मेला, कार्तिक पशु मेला, गोगाजी पशु मेला। तो इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्तिक पशु मेला। कहाँ पड़ता है ये, पुष्कर में। कहाँ पड़ता है, पुष्कर में। पुष्कर आप सभी को पता है अजमेर में है, पुष्कर अजमेर में पड़ता है। कार्तिक पशु मेला पशुओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर कौन सी गायों का या फिर कौन सी मवेशियों का मतलब कि क्रय विक्रय होता है, तो गिर गाय का, गिर नस्ल जो है उसका सबसे अधिक क्रय विक्रय होता है। यहाँ पर सबसे अधिक गिर गायें आती हैं। और ये मेला कब बढ़ता है, तो इसकी बात करें तो कार्तिक पशु मेला कार्तिक महीने में बढ़ता है। और कब से कब तक बढ़ता है, तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी से, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष द्वितीया तक बढ़ता है। कब तक बढ़ता है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष द्वितीया तक, मार्गशीर्ष में भी द्वितीया तक। तो ये भी याद रखना, मार्गशीर्ष द्वितीया तक बढ़ता है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष द्वितीया तक बढ़ता है। और सबसे बड़ा मेला है पशुओं की संख्या के आधार पर। तो मतलब कि आय के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा है, तो इसके बाद बात करते हैं आय के आधार पर। तो जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला कब बढ़ता है, तो ये बढ़ता है हमारे आश्विन शुक्ल पंचमी को, आश्विन शुक्ल पंचमी से कब तक बढ़ता है, 14 तक। आश्विन शुक्ल पंचमी से 14 तक बढ़ता है। और यह आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। और कहाँ पड़ता है जसवंत पशु मेला, तो भरतपुर में। कहाँ पड़ता है, भरतपुर में, ये भी याद रखना। इसके अलावा बात करें तो सबसे सर्वाधिक लंबा पशु मेला कौन सा है। सबसे बड़े की बात हो गई, आय की दृष्टि से सबसे बड़े की बात हो गई, तो सर्वाधिक समय तक बढ़ने वाला पशु मेला कौन सा है, तो गोगाजी पशु मेला। ये 1 महीने तक बढ़ता है। कितने दिन तक बढ़ता है, 1 महीने तक बढ़ता है। कब स्टार्ट होता है, तो ये होता है हमारे श्रावण अमावस्या से, श्रावण अमावस्या से स्टार्ट होता है और भाद्रपद अमावस्या तक बढ़ता है। कब तक बढ़ता है, श्रावण अमावस्या से भाद्रपद अमावस्या तक बढ़ता है, 1 महीने तक बढ़ता है। और सबसे लंबा पशु मेला है। कहाँ बढ़ता है, तो नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ बढ़ता है, नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट अगले प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई थी। तो राजस्थान में सर्वप्रथम पशु जो गिने गए थे वो कब गिने गए थे, 1949 में, 1951 में, 1920 में, या फिर 2012 में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1919 और 1920 में, 1919 से 1920 में हुई थी। कब हुई थी, 1919 से 1920 के बीच हुई थी। पहली पशु गणना थी ये, पहली पशु गणना थी। इसके बाद कब हुई, तो स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई थी, 1951 में। ये तो पहले अंग्रेजों के समय हुई थी 1919 1920 में। और उसके बाद स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। और ये कौन सी पशु गणना थी, तो 7वीं पशु गणना, 7वीं पशु गणना थी। और कब हुई थी, 1951 में। और इसके अलावा बात करें तो जो अब तक कितनी पशु गणना हो चुकी हैं, तो पशु गणना अब तक कितनी हो चुकी हैं, 20वीं पशु गणना हुई है। लास्ट पशु गणना 2019 में हुई है। कौन सी हुई है, 2019-20 में हुई है। और कौन सी हुई हैं, तो 20वीं पशु गणना। तो याद रखना 1919-1920 में पशु गणना हुई थी जो भारत की प्रथम पशु गणना थी। उसके बाद 1951 में हुई जो स्वतंत्र भारत की प्रथम थी, पर वैसे 7वीं पशु गणना थी। और अभी जो 2019 में पशु गणना हुई है वो कौन सी थी, 20वीं या नवीनतम पशु गणना थी। तो
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, राजस्थान में नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पशु घनत्व कितना पाया गया। तो पशु जो नवीनतम रिपोर्ट है, नवीनतम रिपोर्ट कब आई, 2022-23 की, 2022-23 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मतलब पशु घनत्व कितना है, 162 प्रति वर्ग किलोमीटर, 165 प्रति वर्ग किलोमीटर, 167 प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 169 प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान में पशु घनत्व पाए गए हैं, जो कब आया, 2022-23 में नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो जयपुर पशुपालन विभाग है उसके द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, राजस्थान में 20वीं पशुगणना के आधार पर गोवंश का आंकड़ा क्या है। जो राजस्थान जो है उसमें 20वीं पशुगणना कब हुई, 2019 और 20 में। कब हुई, 2019-20 में हुई। उसके बाद अभी पशुगणना नहीं हुई है, हर 5 साल में एक बार होती है। तो जो 2019-20 में हुई तो 2024-25 में फिर से होगी। तो हमारे एग्जाम के लिए 19वीं पशुगणना नवीनतम पशुगणना है। तो इसके अनुसार जो गाय का डाटा था वो कितना था, 137 लाख, 208 लाख, 79 लाख, 139 लाख। तो कितना था गोवंश का, तो 139 लाख। यहाँ इसे 13.9 मिलियन भी कहते हैं, 13.9 मिलियन, 139 लाख, यहाँ पे 1,39,39,00,000, 1,39,1.39 करोड़, यहाँ पे 1,39,00,000 जो हो गए। कितना पशुगणना में कुछ गोवंश का था, तो संख्या कितनी थी, तो 139 लाख। और 137 लाख किसकी थी, भैंस की, 137 लाख भैंस की थी, 13.7 मिलियन तो जो थी वो भैंस की थी। और 208 लाख हमारी बकरी की थी, किसकी थी, बकरी की कितनी थी, तो 208 लाख 20वीं पशुगणना के अनुसार। और 79 लाख है, 79 लाख किसकी थी, हमारी भेड़ की थी। भेड़ की संख्या कितनी थी, 79 लाख। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो पाँचवा प्रश्न क्या है हमारा, दिसंबर 2023 में NBAGR के अनुसार कौन सी बकरी की नई नस्ल पंजीकृत की गई। जो 2024 का डाटा है, दिसंबर 2023, जो 2024 आ गया, 2024 में जो NBAGR है उसके द्वारा बकरी की कौन सी नई नस्ल ऐड की गई है, अरावली चिकन, माजरेला, भीमथड़ी, अंजोरी। तो कौन सी नई नस्ल है जो ऐड की गई हैं, तो इसमें आंसर डी सही हो जाएगा। डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, अंजोरी बकरी जो है वो नई ऐड की गई है बकरी की नस्लें हैं। 2 बकरी की नस्लें ऐड की गई, एक तो अंजोरी बकरी की नस्ल कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की, कहाँ की हैं, छत्तीसगढ़ की नस्लें हैं। और इसके अलावा एक और कौन सी ऐड की गई, तो अंडमानी जो बकरी की नस्लें हैं वो नई ऐड की गई हैं। और जो बकरी की नस्लें अंडमानी वो अंडमान निकोबार से हैं। इसके अलावा बात करें तो अन्य नस्लें ऐड की गई हैं, कुल कितनी नस्लें ऐड की गई, 8 नस्लें ऐड की गई, 7 तो नस्लें ऐड की गई और एक सिंथेटिक नस्लें ऐड की गई। तो इनके अलावा बात करें तो हमारी अरावली चिकन जो है वो कहाँ की नस्लें हैं, गुजरात की नस्लें हैं अरावली चिकन। और किसकी नस्लें हैं, मुर्गी की। अरावली चिकन से पता चल रहा है मुर्गी की नस्लें हैं अरावली चिकन। पहले मुर्गी की 19 नस्लें थी और एक बढ़कर कितनी हो गई, 20 नस्लें हो गई, कुल 20 नस्लें हो गई। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट माजरेला नस्ल की बात करें, माजरेला नस्ल जो है कहाँ की हैं, माजरेला नस्ल हमारी आंध्र प्रदेश की हैं, AP आंध्र प्रदेश की हैं। और किसकी नस्लें हैं, तो भेड़ की नस्लें हैं। जो कौन सी नस्लें हैं, माजरेला नस्ल। नेक्स्ट इसके अलावा जो भीमथड़ी एक बच गई, जो भीमथड़ी है जो एक किसका है, घोड़े की नस्लें हैं। भीमथड़ी घोड़े की नस्लें हैं। और कहाँ की नस्लें हैं भीमथड़ी, तो महाराष्ट्र की नस्लें हैं भीमथड़ी नस्ल, घोड़े की नस्लें हैं, नई ऐड की गई हैं। पहले कितनी थी घोड़े की, 7 थी, एक प्लस कर लिया तो कितनी हो गई, 8 हो गई। तो ओनली जो बकरी की नस्लें 2 ऐड की गई हैं, अंजोरी और अंडमानी, बाकी सब एक एक नस्लें ऐड की गई हैं जिनकी हमने बात की। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो छठा प्रश्न की क्या है हमारा, भारत में वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार दूध उत्पादन कितना है। तो भारत में 2022-23 की जो रिपोर्ट आई थी दूध उत्पादन की, उसके अनुसार कितना दूध उत्पादन है, 221 मिलियन टन, 225 मिलियन टन, 230 मिलियन टन और 333 लाख टन। तो कितना है 2022-23 के अनुसार, तो 230 मिलियन टन। 230 मिलियन टन जो दूध उत्पादन होता है वो पूरे भारत का है 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार। इसके अलावा बात करें 2021-22 की, 2021-22 की जो दूध उत्पादन की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 221 मिलियन टन था।
तो दोनों याद रखने हैं आपको डाटा 2021-22 का भी और 2022-23 का भी। 2021-22 के अनुसार 221 मिलियन टन था और 2022-23 के अनुसार 230 मिलियन टन। ये तो भारत का हो गया। और 2022-23 के अनुसार राजस्थान का कितना था, तो 333 लाख टन। 333 लाख टन या फिर 33.3 मिलियन 33.3 मिलियन टन जो है वो किसका था, राजस्थान का दूध उत्पादन था, जिसका स्थान कौन सा था, सेकंड स्थान। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, इसके बाद दूसरे स्थान पर जो है वो राजस्थान आता है दूध उत्पादन में। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसकी बात करें तो डग में, नौहर में और सूरतगढ़ में, चांदन में। तो राठी गाय जो है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो नौहर हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नौहर हनुमानगढ़ में है राठी गाय का प्रजनन केंद्र, नौहर हनुमानगढ़ में। और इसके अलावा राठी गाय के अलावा डग जो झालावाड़ है, डग झालावाड़ में किसका है, हमारी गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, डग झालावाड़ में। डग झालावाड़ में राठी गाय का गिर गाय का प्रजनन केंद्र है। और सूरतगढ़ और चांदन, सूरतगढ़ जो गंगानगर और चांदन जैसलमेर में किसका है, थार पारकर नस्ल का। थार पारकर जो नस्ल है उसका प्रजनन केंद्र दो जगह पर है राजस्थान में, सूरतगढ़ श्री गंगानगर और चांदन जैसलमेर। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कौन सा है, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र करनाल में, आनंद में, चौहड़बीड़ में, रामसर में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जोहड़बीड़ जो है बीकानेर में। कहाँ पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर में जो है वो हमारा राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। इसके अलावा बात करें तो करनाल में एनडीआरआई स्थित है। एनडीआरआई क्या है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा में। और जो डेयरी विभाग है वो कहाँ स्थित है, डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है, आनंद गुजरात में जो है डेयरी का डेवलपमेंट बोर्ड स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थित है। और एनडीआरआई स्थित कहाँ है, करनाल हरियाणा में। और इसके अलावा बात करें तो जो बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर में स्थित है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है, रामसर अजमेर में। जिसके द्वारा कौन सी नस्ल तैयार की गई, सिरोही नस्ल। बकरी की सिरोही नस्लें हैं जो रामसर अजमेर द्वारा तैयार की गई हैं बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र द्वारा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, नवा प्रश्न क्या है, राजस्थान में 19वीं पशुगणना और 20वीं पशुगणना के अनुसार 2020 में भैंसों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो जो 2012 में हुई थी और 2020 में हुई है, उन दोनों के अनुसार मतलब कि उन दोनों के मुकाबले मतलब कि 2012 में जो है उसके और 2019 में मतलब कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, वैसे कितनी बढ़ी हैं, प्रतिशत वृद्धि पूछा है। 4.6%, 5.5%, 12.95% या फिर 3.81%। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 19वीं पशुगणना से 20वीं पशुगणना में, तो 5.5% की। पहले कितनी थी, तो 130 लाख या 13 मिलियन जो थी भैंसें थी, 130 लाख या 13 मिलियन भैंसें थी। और अब बढ़ के कितनी हो गई, 13.7 मिलियन हो गई। 13.7 मिलियन या 137 लाख हैं जो भैंसें हो गई। तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, 5.5%। और कितने लाख की वृद्धि हुई है, 7 लाख की। संख्या में पूछ ले, 7 लाख की वृद्धि हुई है और 5.5% की वृद्धि हुई है। ये तो हो गया हमारा 19वीं पशुगणना में और ये हो गया 20वीं पशुगणना में। नेक्स्ट इसके अलावा बात करें तो जो 4.6% हैं ये हमारी गाय में वृद्धि हुई। गाय में कितनी वृद्धि हुई, 4.6% की। पहले कितनी थी, तो 139 लाख थी। 133 लाख थी, पहले 133 लाख थी, अब कितनी हो गई, 139 लाख। कितनी हो गई, 139 लाख हो गई। पहले कितनी थी, 133 लाख थी। और 12.95 जो है वो हमारी भेड़ में वृद्धि कितनी हुई है, 2000 मतलब कि 19वीं पशुगणना और 20वीं पशुगणना में तो 12.95% की। 20वीं पशुगणना में 19वीं पशुगणना के मुकाबले इतनी वृद्धि हुई है। और 3.81 हमारी बकरी में वृद्धि हुई है। वृद्धि तो ओनली गाय और भैंस में हुई है, दोनों में गाय और भैंस में वृद्धि हुई है।
और बाकी भेड़ और बकरी में क्या हुई, कमी हुई है, मतलब 12% की कमी हुई है। पहले कितनी थी, तो पहले भेड़ें कितनी थी, 92 लाख थी, 92 लाख भेड़ें थी, और अब कितनी हो गई, घट के 79 लाख हो गई, यानी 79 लाख हो गई। कितनी पहले कितनी थी, 92 लाख थी। कितनी परसेंट की वृद्धि कमी आई है, तो 12.95% की कमी आई है। और बकरियों में कितनी कमी आई है, 3.81% की कमी आई है। पहले कितनी थी, 216 लाख थी, और अब कितनी हो गई, 208 लाख हो गई। ये याद रखना डेटा है, करंट डेटा है ये। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। और जो पशु गणना है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं देखने को, तो इन्हें भी अच्छी तरह से याद कर लें। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल एक साल में 2 बार प्रसव प्रक्रिया करती हैं, टोकनबर्ग नस्ल, बारबरी नस्ल, जमुनापुरी नस्ल या फिर चघराना नस्ल। तो कौन सी बकरी की नस्लें हैं जो एक साल में 2 बार ब्याती हैं, कौन सी नस्लें हैं जो एक साल में 2 बार ब्याती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बारबरी नस्ल। बारबरी नस्ल जो है वो एक साल में 2 बार ब्याती हैं और एक बार में 2 बच्चे देती हैं। तो एक साल में कितने बच्चे देती हैं, 4 बच्चे देती हैं, 4 बच्चे देती हैं, और एक साल में 2 बार ब्याती हैं, और एक बार जो ब्याती हैं तो 2 बच्चे देती हैं। तो मतलब कि इसकी मतलब जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, मतलब एक साल में 2 बार ब्याती हैं और 2 बच्चे देती हैं हर बार, तो 4 बच्चे एक साल में 4 बार ब्याती हैं, उस हिसाब से 4 बच्चे देती हैं। तो ये मांस के लिए यहाँ पे इसको मतलब कि व्यापार की दृष्टि से सबसे अच्छी बकरी हैं, और सबसे छोटी बकरी भी हैं। सबसे छोटी बकरी कौन सी है, तो सबसे छोटी बकरी बारबरी बकरियों में, और इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है हमारा, मेहसाना भैंस किन 2 भैंसों के संकर से बनी है, मुर्रा सूरती, मुर्रा भदावरी, मुर्रा और नीली रावी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेहसाना नस्ल हैं वो किसके संकर से बनी है, तो इसकी बात करते हैं तो मुर्रा और सूरती, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुर्रा और सूरती के संकर से बनाए गए हैं कौन सी नस्ल, मेहसाना नस्ल। और इसमें दूध उत्पादन कितना होता है, तो दूध उत्पादन कितना होता है, 1200 से 1500 लीटर, 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात, 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन होता है। और सबसे जो है शांत स्वभाव की नस्ल, शांत स्वभाव की नस्लें हैं, और सर्वाधिक लंबा दूध काल होता है। सर्वाधिक लंबा दूध काल किसका होता है, तो मेहसाना नस्ल का सर्वाधिक लंबा दूध काल किसका हो, सर्वाधिक लंबे समय तक दूध देती हैं ये भैंसों की नस्लों में। तो नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो 12वां प्रश्न। भेड़ में नवजात बछड़े को क्या कहते हैं, फ्लोक, ईव, रैम या फिर लैम्ब। तो भेड़ की टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है, तो इसमें हम शब्दावली में बात करते हैं, तो भेड़ के नवजात को बछड़े को क्या कहते हैं, तो लैम्ब कहते हैं। डी ऑप्शन डी से हो जाएगा, लैम्ब कहते हैं। और प्रसव प्रक्रिया इसमें लैम्बिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, लैम्बिंग। ये भी याद रखना, लैम्ब से लैम्बिंग, और सब में मतलब कि आईएनजी जुड़ जाता है प्रसव प्रक्रिया में। और इसके अलावा बात करें तो रैम इसमें जो वयस्क नर होता है, वयस्क नर जो प्रजनन करने की क्षमता रखता है उसे जो रैम कहते हैं जो भेड़ में। और ईव किसे कहते हैं, वयस्क मादा को कहते हैं, वयस्क मादा को क्या कहते हैं, मादा को क्या कहते हैं, ईव कहते हैं। और फ्लोक इनके समूह को कहते हैं, भेड़ के समूह को क्या कहते हैं, फ्लोक कहते हैं। इसके अलावा बात करें 13वें प्रश्न की, तो 13वां प्रश्न क्या है हमारा, गायों में सर्वाधिक दूध किस नस्ल का होता है। जो गाय होती हैं उनमें सर्वाधिक दूध कौन सी नस्ल देती हैं, तो मैं इसमें दूध का उत्पादन भी बताता हूँ, कितना दूध देती हैं और कौन सी नस्ल कितना दूध देती हैं। जर्सी नस्ल, कांकरेज नस्ल, साहिवाल नस्ल, होलिस्टन फ्राइजीन। सर्वाधिक दूध कौन सी नस्ल देती है, होलिस्टन फ्राइजीन देती हैं। कितना दूध देती हैं, 6000 लीटर प्रति ब्यात, 6000 लीटर प्रति ब्यात दूध देती हैं, और सर्वाधिक दूध हो गया। इसके अलावा देसी गायों में सर्वाधिक दूध कौन सी देती हैं, तो साहिवाल। जो साहिवाल नस्लें हैं वो देसी गायों में सर्वाधिक दूध देती हैं, 2700 से 3100 लीटर, 2700 से 3100 लीटर प्रति ब्यात दूध देती हैं साहिवाल नस्ल, और देसी गायों में सर्वाधिक दूध देती हैं। सर्वाधिक मीठा दूध इसी का होता है, साहिवाल नस्ल का सर्वाधिक मीठा दूध होता है। कांकरेज नस्ल जो होती हैं दूध अच्छा नहीं देती, पर देसी गायों में सबसे भारी भरकम नस्लें हैं, और देसी गायों में सर्वाधिक वसा इसमें पाई जाती है। देसी गायों में सर्वाधिक वसा किसमें पाई जाती है, कांकरेज नस्ल में। सबसे भारी भरकम नस्लें हैं ये। जर्सी नस्ल का दूध उत्पादन होता है 4000 से
4200 लीटर प्रति ब्यात। और सर्वाधिक वसा पाई जाती है 5% वसा। सर्वाधिक वसा कितनी पाई जाती है? 5% वसा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है हमारा? पेड़ों में गुणसूत्रों की संख्या क्या कितनी होती है? 74, 66, 60, 54। तो पेड़ों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 54। 54 जो होती है इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। एक ट्रिक बताता हूँ इसमें, इनकी मतलब कि पेड़ों की नस्लों की बात करें तो पेड़ों की नस्लें कितनी होती है? 5, 4, 5। और इनमें गुणसूत्र क्या होता है? 5, 4। ये याद रखना, 4, 5 तो हो गया इनमें नस्लें कितनी दर्ज हैं, और 5, 4 इनमें हो गया मतलब कि गुणसूत्र। तो उल्टा किया और गुणसूत्र हो गए सीधा, इनमें 45 कितनी हो गई? नस्लें हो गई दर्ज। इसके अलावा बात करें तो जो 60 गुणसूत्र होते हैं वो किस में होते हैं? गाय और बकरी में। गाय और बकरी में कितने होते हैं? 60 गुणसूत्र होते हैं। और 74 किस में होते हैं? तो ऊँट में। 74 ऊँट में गुणसूत्र होते हैं। और 66 किस में होते हैं? 66 जो होते हैं सूअर में होते हैं। सूअर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 66 गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा एक 65 जो होते हैं खच्चर में होते हैं। खच्चर में होते हैं 65 खच्चर में होते हैं। ये मतलब कि प्रजनन करने की क्षमता नहीं रखता है खच्चर। घोड़े का जो घोड़े में पाया जाता है खच्चर, घोड़े से होता है उत्पन्न, जो कि 65 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 15वां प्रश्न। भैंस की किस नस्ल में जेट ब्लैक रंग होता है? नीली रावी नस्ल में, भदावरी नस्ल में, सूरती नस्ल में, मुर्रा नस्ल में। भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें जेट ब्लैक रंग पाया जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुर्रा नस्ल। मुर्रा जो नस्ल है उसमें जेट ब्लैक रंग होता है, यानी कि चटक चमकीला है, ब्लैक रंग होता है, बिल्कुल ब्लैक रंग होता है। किसका होता है? मुर्रा नस्ल का। और सबसे कम ब्लैक या फिर सबसे भूरा रंग, तांबा जैसा रंग किसका होता है? भदावरी नस्ल का। तांबे जैसा रंग, तांबे जैसा रंग यहाँ पे भूरा रंग, भूरा रंग किसका होता है? भदावरी नस्ल का। और इसका क्वेश्चन पूछा भी है, ऐसे ही पूछा गया है, तांबे जैसा रंग किस भैंस की नस्ल का होता है? तो भदावरी नस्ल का होता है। और नीली रावी नस्ल का, नीली रावी नस्ल का जो है मध्यम काला होता है, मध्यम काला, न तो मुर्रा जैसा काला और न ही जाफराबादी जैसा कम काला, मध्यम काला रंग होता है नीली रावी नस्ल का। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल का मांस उच्च कोटि का स्वादिष्ट मांस होता है? टोगनबर्ग नस्ल का, सिरोही नस्ल का, बारबरी नस्ल का, बीटल नस्ल का। तो कौन सी नस्ल है जिसका मांस उच्च कोटि का स्वादिष्ट मांस होता है? तो कि व्यापार की दृष्टि से अच्छी नस्ल होती है। यहाँ पे दूध सबसे कम होता है, सिरोही नस्ल का दूध सबसे कम होता है, 1 से 1.5 लीटर होता है। इसका मांस उच्च कोटि का होता है, बहुत स्वादिष्ट मांस होता है इसका, मतलब कि इसमें लिखा गया है ऐसी किताब में, हमें तो नहीं पता पर। तो सिरोही नस्ल का मांस कितना होता है? मतलब कि सबसे स्वादिष्ट मांस है, उच्च कोटि का मांस होता है। इसका दूध कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर दूध पाया जाता है इसमें। और टोगनबर्ग नस्ल, टोगनबर्ग नस्ल की बात करें तो इसमें सर्वाधिक दूध पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। इसके बारे में हमने कल की क्लास में बात की थी। अगर अच्छे से पढ़ना है तो कल की क्लास जरूर देखें। बारबरी नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, सर्वाधिक वसा इसमें पाई जाती है बारबरी नस्ल में। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है हमारा? निम्न में से गाय की द्विकाजी नस्ल हैं? एचएफ, अमृतमहल, नागौरी और कांकरेज। तो गाय को हमने 3 भागों में बांटा है, मतलब दूध उत्पादन के अनुसार 3 नस्लों को 3 विभाजन किया है। कौन कौन सी? एक तो हो गई दुधारू, दुधारू इसमें हमारी कितनी गायें आती हैं? 5 नस्लें आती हैं। और 5 नस्लों के नाम बताता हूँ मैं आपको, तो नोट करना। एक तो गिर हो गई, एक राठी हो गई, और एक हो गई हमारी साहिवाल हो गई, और कौन सी हो गई? रेड सिंधी हो गई। और एक कौन सी बची? देवनी, देवनी या फिर देवनी जिसे कहते हैं, वो नस्ल हो गई। 5 नस्लें हैं दुधारू की, मैंने आपको बता दी। और दुधारू नस्ल, दुधारू नस्ल में दूध कितना होता है? दुधारू में तो होता है हमारा दूध, दुधारू जो होती है इसमें दूध कितना होता है? 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात, मतलब कि 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दुधारू में होता है। द्विकाजी में 1000 से 1500 दूध उत्पादन होता है। और एक भारवाग नस्ल होती है, उसमें कितना दूध उत्पादन होता है? तो जो 500 से 1000 दूध उत्पादन जो होती हैं भारवाग नस्ल में होता है प्रति ब्यात के हिसाब से। तो हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये तो हमारे बकरियों की, ये जो गाय होती हैं उनकी हमारे दूध उत्पादन के अनुसार इनके प्रकार हो गए। हमारी द्विकाजी नस्ल की बात कर रहे थे, गाय की कौन सी द्विकाजी नस्लें? एचएफ नस्ल विदेशी नस्ल है, विदेशी नस्ल, विदेशी और देसी के हिसाब से हमने 2 भागों में बांटा। एचएफ जो विदेशी नस्लें होती हैं उनमें कुबड़ नहीं पाया जाता है, इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? बोस टोरस कहते हैं। और विदेशी नस्लों में कहते हैं
बोस इंडिकस कहते हैं, बोस इंडिकस कहते हैं, इंडिकस कहते हैं। तो ये भी दो दो भागों में हो गई। तो एचएफ नस्ल तो हो गई विदेशी नस्ल, अमृत महल और नागौरी नस्ल। ये हमारी हो गई भारवाहक नस्ल, भारवाहक नस्ल होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कांकरेज नस्ल। कांकरेज नस्ल जो है वो सबसे भारी भरकम नस्ल है देसी गायों में, पर द्विकाजी नस्ल में आती है, द्विकाजी नस्ल में आती है। तो नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से किस गाय की नस्ल को कोसी नस्ल भी कहते हैं? कोसी नस्ल भी कहते हैं किस गाय की नस्ल को? कांकरेज को, गिर को, मेवाती को, साहिवाल को। कौन सी गाय की नस्ल को कोसी नस्ल कहते हैं? तो हमारी ये जो हो गई मेवाती नस्ल। मेवाती नस्ल कहाँ से उत्पन्न है? हरियाणा से, हरियाणा से उत्पन्न है। और इसे कोसी नस्ल कहाँ कहते हैं? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में किसे क्या कहते हैं? कोसी नस्ल कहते हैं। और हरियाणा से उत्पन्न है। मेवाती नस्ल कहाँ पाई जाती है? भरतपुर अलवर साइड में पाई जाती हैं। बाकी बात करें तो हमने मतलब कांकरेज नस्ल की जो उपनाम है उनकी बात कर ली थी कल, सांचोरी, बन्नई, वागड़िया और नागू, ये हमारे कांकरेज नस्ल के उपनाम हैं। इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा जो हमारी गिर गाय, गिर गाय के उपनाम की बात करें तो एक तो शर्मीली नस्ल कहते हैं, शर्मीली नस्ल कहते हैं क्योंकि इसके आगे मतलब कि आधी मीची हुई होती है या फिर आधी खुली हुई होती है, इसी कारण इसे शर्मीली नस्ल कहते हैं। ब्राज़ील में एक्सपोर्ट करते हैं, इसी कारण ब्राज़ील नस्ल कहते हैं। और इसे ब्राज़ील में क्या कहते हैं? बाहमान, बाहमान कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहमान कहते हैं ब्राज़ील में। और इसके अलावा बात करें साहिवाल नस्ल, साहिवाल नस्ल के उपनाम कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया मोंटेगो मेरी, मोंटेगो मेरी, और लोला मुल्तानी, ये सब इसके उपनाम हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न क्या है, बकरियों में प्रसव प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किडिंग, लैम्बिंग, काविंग, फेरोइंग। तो बकरी जो होती है उनमें प्रसव प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रसव प्रक्रिया बकरियों में किडिंग कहलाती है। किड इनमें जो होता है नवजात होता है, और किडिंग इनमें प्रसव प्रक्रिया होती है। किड क्या होता है इसमें? नवजात, नवजात जो बछड़ा होता है उसे किड कहते हैं, और किडिंग इनमें प्रसव प्रक्रिया होती है। लैम्बिंग तो हमारी भेड़ों में प्रसव प्रक्रिया होती है, और काविंग जो हो गई गाय में, गाय में प्रसव प्रक्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। फेरोइंग हमारे सूअर में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सूअर की नस्लों की हमने बात नहीं की थी, तो फेरोइंग जो होता है सूअर में प्रसव प्रक्रिया, प्रसव प्रक्रिया होती है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट अगले प्रश्न, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं, और 20 ही क्वेश्चन में बना के लाया, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। विषयों की हमने 360 डिग्री के हिसाब से मतलब कि फुल डिटेल से बात की है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और मतलब कि 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पहले। निम्न में से भैंस की कौन सी नस्ल पंचकल्याणी नस्ल कहलाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, किस नस्ल के सिर पर टीका पाया जाता है? तो दोनों पंचकल्याणी नस्ल और टीका किस नस्ल में पाया जाता है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। और 2021 में आया था क्वेश्चन भाई, टीका किस नस्ल के पाया जाता है, मतलब कि किस नस्ल के सिर पर टीका पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर नीली रावी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। नीली रावी नस्ल के सिर पर टीका पाया जाता है, इसे पंचकल्याणी नस्ल कहते हैं। पंचकल्याणी क्यों न कहते हैं? क्योंकि तो इसके सिर पर टीका होता है, और चारों पैरों पर इसके मतलब कि धब्बे पाए जाते हैं। इसके चारों पैरों पर धब्बे पाए जाते हैं, और सिर पर एक धब्बा पाया जाता है, वाइट धब्बा, उसी कारण इसे पंचकल्याणी नस्ल कहते हैं। और सिर पर टीका पाया जाता है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके आंखों को कजरी आंखें कहते हैं, इसकी कजरी आंखें पाई जाती हैं। तो ये भी पूछ ले कि कजरी आंखें किस में पाई जाती हैं? नीली रावी नस्ल में पाई जाती है भैंस की, जिन्हें बिल्ली जैसी आंखें कहते हैं, बिल्ली जैसी आंखें कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भैंसों में स्ट्रेस चक्र कितने दिनों का होता है? तो स्ट्रेस चक्र यहाँ पर मध्यकाल, क्या होता है ये? मध्यकाल। तो ये कितने दिनों का होता है इनमें भैंसों में? 21 दिन, 20 दिन, 16 दिन, या साल में 2 बार आता है। भैंसों में स्ट्रेस डे कितने दिनों का होता है? मध्यकाल कितने दिनों का होता है? 21 दिनों का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, 21 दिनों का क्या होता है इनमें? स्ट्रेस चक्र होता है। और गाय में भी स्ट्रेस चक्र 21 दिनों का होता है, किसमें भी? गाय में। ये भी याद रखना, गाय में भी स्ट्रेस चक्र 21 दिनों का होता है। दूसरे पशुओं की बात करें, दूसरे पशुओं में बकरी में स्ट्रेस चक्र कितने दिनों का होता है? तो हमारे 20 दिनों का होता है। बकरी में 20 दिनों का स्ट्रेस चक्र होता है। 16.5 दिन, 16.5 या 17 दिन, या फिर 16 दिन जो है किसमें होता है? भेड़ में। तो याद रखना, भेड़ में कितने दिनों का होता है? 16.5 या फिर 17 दिन। तो ये याद रखना।
या फिर 16 भी आ जाए, 16 भी सही माना जाएगा। साल में 2 बार कुतिया, जो कुतिया होती है डॉग जो होता है उसका, इसमें स्ट्रेस चक्र साल में 2 बार आता है, मध्यकाल साल में 2 बार आता है। स्ट्रेस डे की बात करें, स्ट्रेस डे या फिर मध्य चक्र हैं, सॉरी मध्य चक्र हैं, मध्यकाल नहीं है, मध्य चक्र हैं। और मध्यकाल की बात करते हैं, मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल कितने दिनों का होता है, इनमें 10 से 24 घंटे का। भैंसों में होता है 10 से 36 घंटे का, और गाय और बकरी इनमें होता है 10 से 24 घंटे का। तो ये याद रखना, मध्यकाल कितने दिनों का होता है, कितने दिन का होता है, 1 दिन का होता है। 10 से 24 घंटे या 10 से 36 घंटों का होता है। दोनों ऑप्शन करेक्ट माने जाएंगे। भैंसों में स्ट्रेस चक्र या फिर मध्य चक्र कितने दिनों का होता है, 21 दिनों का होता है। गाय में भी 21 दिनों का ही होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भैंसों की शब्दावली में कुल को क्या कहते हैं, भैंसों के कुल को क्या कहते हैं, फैमिली। कुल को कहते हैं फैमिली कहते हैं। फैमिली को क्या कहते हैं, बुबेलस, बोविडी, बुबेलस या फिर स्टीर। बुबेलस, बोविडी, बुबेलस या फिर स्टीर। तो किसे कहते हैं कुल फैमिली, किसे कहते हैं, बोविडी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोविडी जो है वो भैंसों में फैमिली को कहते हैं। और इसके अलावा बात करें तो गाय, भैंस और भेड़ और बकरी इन चारों में जो सेम होता है, ये सब क्लासिफिकेशन बिल्कुल सेम होता है। फैमिली को इनमें बोविडी कहते हैं। और भैंसों में इसके अलावा बात करें तो बुबेलस इनकी जाति होती है। स्पीसीज को क्या कहते हैं, बुबेलस कहते हैं स्पीसीज को। और इनमें जो जीनस होता है वो बुबेलस कहलाता है। जीनस क्या कहलाता है, बुबेलस कहलाता है। और जाति क्या कहलाती है, बुबेलस कहलाती हैं। स्टीर या फिर स्टीर किसे कहते हैं, इसमें बंध्याकृत नर को कहते हैं। किसे कहते हैं, बंध्याकृत नर को क्या कहते हैं, स्टीर कहते हैं। भैंसों में बंध्याकृत नर या फिर पाड्डा जो होता है उसे क्या कहते हैं, स्टीर कहते हैं। तो ये याद रखना। और विडर किस में कहते हैं, विडर जो होता है हमारे भेड़ और बकरी में कहते हैं। विडर किस में कहते हैं, भेड़ या बकरी में बंध्याकृत नर को कहते हैं। गाय में कहते हैं तो बुल्लोक या फिर सांड जो होते हैं वो किसे कहते हैं, गाय में बंध्याकृत नर को कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैंसों में प्रसव प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रसव प्रक्रिया होती है भैंसों में ब्याती हैं भैंस, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इनमें गर्भकाल कितने दिनों का होता है, कमेंट करके बताएं। तब तक हम क्वेश्चन करते हैं गर्भकाल। मैंने क्या पूछा आपको, गर्भकाल का कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक हम क्वेश्चन करते हैं, भैंसों में प्रसव प्रक्रिया किसे कहते हैं, काविंग पेन, सर्विंग या फिर लैम्बिंग। तो भैंसों में प्रसव प्रक्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, काविंग कहलाती हैं भैंसों में प्रसव प्रक्रिया। और सर्विंग किसे कहते हैं, तो भैंसों में समागम या मेटिंग की प्रक्रिया को सर्विंग कहते हैं। गाय, भैंस और बकरी तीनों में समागम या मेटिंग की प्रक्रिया होती है, उसे सर्विंग कहते हैं। मैथुन की प्रक्रिया को सर्विंग कहते हैं। याद रखना, तीनों नाम सेम है, समागम, मेटिंग या फिर मैथुन। तीनों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं। और किस में कहते हैं, भैंसों और बकरियों और गायों में सर्विंग कहते हैं। लेमिंग जो होते हैं भेड़ में जो हमारे प्रसव प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, लेम्बिंग कहते हैं। भेड़ का जो बछड़ा होता है उसे लेम्ब कहते हैं। तो लेम्ब से लेम्बिंग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं काविंग पेन जो होता है वो मतलब कि जो भैंस या ब्याने वाली होती है या फिर प्रसव होने वाला होता है, उसको जिस जगह पर रखा जाता है उसे काविंग पेन कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, रिवर भैंस के मांस को कहते हैं कारा बीफ, बफन, व्हील या फिर चेवन। तो रिवर भैंस के मांस को क्या कहते हैं, भैंस में जो गुणसूत्र होते हैं उनके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है इसको। 50 और 48 गुणसूत्र होते हैं। 50 गुणसूत्र रिवर भैंस में होते हैं, 48 गुणसूत्र जो होते हैं वो स्वयं भैंस में होते हैं। तो इनमें अंतर किस हिसाब से होता है, गुणसूत्रों के हिसाब से। 50 जो होते हैं वो रिवर भैंस में होते हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। 48 जो होते हैं वो स्वयं भैंस होती हैं, उसमें होते हैं। स्वयं बफेलो जिसे कहते हैं उसमें होते हैं, जो कि ब्राज़ील इस साइड में पाई जाती है, भारत में नहीं पाई जाती, विदेशी क्षेत्र में पाई जाती है। जिनका उपयोग किस में किया जाता है, मांस के लिए। किसका उपयोग होता है, मांस के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, दूध में। तो भारत में जो भैंसें पाई जाती हैं उनका उपयोग दूध के लिए होता है। इनमें गुणसूत्र 50 होते हैं। इसके मांस को क्या कहते हैं, रिवर भैंस के मांस को क्या कहते हैं, कारा बीफ, बफन, व्हील या फिर चेवन। किसे कहते हैं, बफन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बफन जो होता है वो रिवर भैंस के
मांस को कहते हैं कराबीब से कहते हैं। तो कराबीब जो स्वयं भैंस होती है उसके मांस को क्या कहते हैं, कराबीब कहते हैं। और व्हील जो होता है इनमें बछड़े के मांस को, कहा या भैंस के बछड़े का मांस होता है, कहा या फिर भैंस के बछड़े का मांस क्या होता है उसे क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। च्यवन जो होता है वो बकरी के मांस को, बकरी के मांस को क्या कहते हैं, जो च्यवन कहते हैं। तो ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से भैंस की नस्ल है जाफराबादी, कांकरेज, जमुनापुरी, जैसलमेरी। तो निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल है। कांकरेज तो हो गई हमारी गाय की नस्ल, गाय की नस्ल, इसके बारे में हमने कल बात की थी कि तो क्या बात की थी, कांकरेज नस्ल देसी नस्लों में सबसे भारी भरकम नस्ल होती है, इसमें सबसे भारी भरकम सींग पाए जाते हैं। और इसमें देसी गायें होती है उनमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। सर्वाधिक वसा किसमें पाई जाती है, देसी गायों में, कांकरेज नस्ल में। जमुनापुरी नस्ल बकरियों में सर्वाधिक, राजस्थान की बकरियों में सर्वाधिक भारी भरकम नस्ल दोनों राजस्थान में है। ये जमुनापुरी और जैसलमेरी भेड़, और जमुनापुरी तो बकरियों में हो गई, जैसलमेरी भेड़ में हो गई। राजस्थान में सबसे भारी भरकम नस्लें हैं। जाफराबादी नस्ल जो है वो भैंस में सबसे भारी भरकम नस्लें हैं। इसमें सींग भारी भरकम होते हैं, किस प्रकार होते हैं, जे टाइप सींग होते हैं। तो इसकी बात हमने की थी, जाफराबादी में जे टाइप सींग पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, किस भैंस की नस्ल में जेट ब्लैक रंग पाया जाता है। जेट ब्लैक या फिर बिल्कुल ब्लैक या चमक चमकीला, चटक चमकीला या फिर बिल्कुल ब्लैक रंग किस में पाया जाता है, मुर्रा में, कालहंडी में, भदावरी में, जाफराबादी में। तो किस में पाया जाता है, मुर्रा। ऑप्शन नंबर 1 कलेक्ट हो जाएगा। मुर्रा जो नस्लें हैं उसमें जेट ब्लैक रंग पाया जाता है। इसके अलावा बात करें मुर्रा जो नस्लें हैं वो कहाँ से उत्पन्न है, तो मुर्रा नस्ल अपनी कहाँ से उत्पन्न है, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से उत्पन्न है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न है। इसे क्या कहते हैं, देहली बफेलो। क्या कहते हैं, दिल्ली या फिर देहली बफेलो भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, एक और खुंडी नस्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खुंडी नस्ल भी कहते हैं इसे। राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर और नीम का थाना। ये याद रखना कहाँ पर पाई जाती है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर और नीम का थाना में पाई जाती हैं। और इस मुर्रा का जो अनुसंधान केंद्र है, मुर्रा का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कुम्हेर भरतपुर। कहाँ पर है, भरतपुर में स्थित है। और भरतपुर में कहाँ पर स्थित है, कुम्हेर भरतपुर में स्थित है। ये याद रखना, कुम्हेर भरतपुर में इसका मुर्रा भैंस का अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसमें सींग जलेबी नुमा होते हैं, इस प्रकार सींग होते हैं, इसमें जलेबी नुमा सींग होते हैं। और ये याद रखना। इसके अलावा ये सर्वाधिक दूध उत्पादन देती होती हैं। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है मुर्रा भैंस, जो दूध कितना देती है, 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। कितना देती है, 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती हैं। और सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है मुर्रा नस्ल। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा, भैंस की किस नस्ल के वर्गीकरण में केंद्रीय नस्ल की है। भैंसों के वर्गीकरण में, जो भैंसों की नस्लों का वर्गीकरण है उनमें केंद्रीय नस्ल की कौन सी है, भदावरी नस्ल, तराई नस्ल, टोडा नस्ल या फिर पांथेपुरी। केंद्रीय नस्ल में कौन सी आती है, तो पांथेपुरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पांथेपुरी जो है वो हमारी केंद्रीय नस्ल में आती है। इसके अलावा केंद्रीय नस्ल में कौन कौन सी आती है उनकी बात करते हैं। तो एक तो हो गई हमारी पांथेपुरी, इसके अलावा हो गई नागपुरी, और इसके अलावा हमारे हो गई नागपुरी और मंडा नस्ल हो गई। एक तो खुंडी नस्ल तो मुर्रा टाइप नस्ल में आती है। और जयरांगी, एक हो गई जयरांगी। और कालहंडी आती है इसमें। खुंडी तो मुर्रा टाइप में आती है और कालहंडी जो होती है केंद्रीय नस्ल में आती है। इसके अलावा एक और रह गई हमारी संबलपुर। ये जो 6 नस्लें हैं वो किस में आती हैं, केंद्रीय नस्लों में आती हैं। नाम फिर से बोल रहा हूँ मैं, पांथेपुरी, नागपुरी, मंडा, जयरांगी, कालहंडी और संबलपुर। इसके अलावा टोडा नस्ल जो है वो हमारी साउथ साइड की नस्लें हैं। साउथ साइड की नस्लें हैं जो एक हिंसक नस्ल मानी जाती है। हिंसक नस्लें हैं, आंध्र प्रदेश की नस्लें हैं जिसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो भदावरी और तराई, ये यूपी की नस्लें हैं। याद रखना, यूपी की नस्लें कौन कौन सी है, भदावरी और तराई नस्ल जो है वो यूपी की नस्लें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय नस्ल का आंसर हमारा डी सही हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से गुजरात से उत्पन्न नस्ल नहीं है। तो गुजरात से उत्पन्न कौन सी नस्ल नहीं है, मेहसाणा, सूरती, भदावरी, जाफराबादी। कौन सी नस्ल जो है वो गुजरात से उत्पन्न नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, भदावरी नस्ल। भदावरी नस्ल कहाँ की है, यूपी की है। तो गुजरात की नस्लें कौन कौन सी है, मेहसाणा, सूरती, भदावरी, तीनों नस्लें जो वो हमारी गुजरात की नस्लें हैं। यूपी की नस्लें हैं भदावरी नस्ल, जिसका रंग तांबे जैसा होता है। इसके अलावा मेहसाणा नस्ल जो है मेहसाणा से
उत्पन्न है मेहसाणा गुजरात से उत्पन्न है। बनासकांठा मेहसाणा गुजरात से उत्पन्न है। सूरती नस्ल आनंद गुजरात से उत्पन्न है। जाफराबादी नस्ल जो है वो अहमदाबाद के काठियावाड़ क्षेत्र से उत्पन्न है, गुजरात से। तो ये याद रखना कहाँ से उत्पन्न है। और पदावरी नस्ल जो है यूपी की नस्ल है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नवा क्वेश्चन क्या है हमारा, कुंडी या फिर गोदावरी नस्ल किसकी नस्लें हैं। गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की। तो कुंडी या फिर गोदावरी नस्ल किसकी नस्लें हैं, भैंस की नस्लें हैं। और ये भी कौन सी नस्लें हैं, मुर्रा टाइप नस्लें। सर्वाधिक ज़्यादा दूध देने वाली नस्लें होती हैं उन्हें मुर्रा टाइप में लेते हैं। तो मुर्रा टाइप नस्लें हैं कुंडी और गोदावरी। मुर्रा का अन्य नाम भी है खुंडी, मुर्रा का अन्य नाम भी खुंडी है। और इसके अलावा मुर्रा एक तो मुर्रा हो गई, खुंडी हो गई और गोदावरी हो गई। इसके अलावा नीली रावी नस्ल जो है वो, ये चारों नस्लें जो हैं वो मुर्रा टाइप में आती है। तो हमने भैंसों के वर्गीकरण में बात की, एक तो मुर्रा हो गई, कुंडी हो गई, गोदावरी हो गई, नीली रावी हो गई। ये चारों तो हो गई मुर्रा टाइप में। इसके अलावा जो हमने बात की कि भाई जो गुजरात की कौन कौन सी नस्लें हैं, सूरती और मेहसाणा और हमारी जाफराबादी। और इसके अलावा बात करें तो यूपी की कौन कौन सी नस्लें हैं, तो यूपी की हो गई तरई और भदावरी, तरई और भदावरी। और हमारे साउथ साइड की नस्लें कौन सी हैं, तो ब्लैक बंगाली और टोडा नस्ल। ब्लैक बंगाली और टोडा नस्ल जो है वो हमारी साउथ कनारा और टोडा नस्ल जो है वो साउथ की नस्लें हो गई। केंद्रीय नस्लें कौन कौन सी हैं, तो पांथेपुरी, नागपुरी, कालहंडी, संबलपुर, चेरांगी, ये सब जो है वो हमारी केंद्रीय नस्लें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये हमारा भैंसों का वर्गीकरण हो गया। नेक्स्ट इसके बाद बात करें किस भैंस की नस्ल में दूध में वसा सबसे कम होती है। मुर्रा में, सूरती में, नीली रावी में, भदावरी में। सबसे कम वसा किस में होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मुर्रा में। मुर्रा में जो वसा होती है वो सबसे कम पाई जाती है। तो कितनी वसा होती है इसमें, 7% वसा। कितनी होती है, 7% वसा पाई जाती है मुर्रा में, सबसे कम पाई जाती है। इसके बाद जो होती है सूरती में पाई जाती है 7.5% वसा सूरती में पाई जाती है। नीली रावी में जो हमारी पाई जाती है कितनी, 8 से 10% वसा, 8 से 10% वसा नीली रावी में पाई जाती है। और भदावरी में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। भैंसों में सर्वाधिक वसा भदावरी में पाई जाती है, 12 से 14%। तो ये याद रखना। और मुर्रा सर्वाधिक दूध देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से एक भैंस की संकर नस्लें हैं। कौन सी एक भैंस की संकर नस्लें हैं, सूरती नस्ल, भदावरी नस्ल, मुर्रा नस्ल, मेहसाणा नस्ल। कौन सी नस्ल जो है वो संकर नस्ल है, तो मेहसाणा नस्ल। मेहसाणा नस्ल जो है वो संकर नस्लें हैं, गुजरात से उत्पन्न है। और किसी किसी के संकर से हैं, एक तो हो गई हमारी मुर्रा और सूरती। मुर्रा और सूरती दोनों के संकर से बनी है मेहसाणा नस्ल, जो कि बिल्कुल शांत स्वभाव की नस्ल होती है। भैंसों में सबसे शांत स्वभाव की नस्ल कौन सी है, तो मेहसाणा नस्ल है। सूरती नस्ल जो है उसकी सिकल सेप सींग प्रसिद्ध है। सबसे हल्की नस्लें हैं जो सूरती नस्लें हैं। और भदावरी नस्ल जो है वो, इसके तांबे जैसा कलर होता है, शरीर पत्ताकार होता है और इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, किस भैंस की नस्ल को पंचकल्याणी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। पंचकल्याणी नस्ल के नाम से किस भैंस की नस्ल को जाना जाता है, तो बात करते हैं हम मुर्रा नस्ल, सूरती नस्ल, भदावरी नस्ल या फिर नीली रावी नस्ल। तो पंचकल्याणी के नाम से किसे जाना जाता है, नीली रावी नस्ल को। और क्यों कहते हैं पंचकल्याणी, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्यों कहते हैं इसे, इसके 5 जगह पर काले धब्बे पाए जाते हैं। 5 जगह पर शरीर में काले धब्बे पाए जाते हैं। सिर पर एक तो और चारों पैरों पर काले धब्बे पाए जाते हैं, सिर पर और चारों पैरों पर। इसी कारण से पंचकल्याणी नस्ल भी कहते हैं। इसका अन्य इसके मतलब कि आँखें जो आँखें होती हैं उन्हें कजरी आँखें कहते हैं। क्या कहते हैं, कजरी आँखें। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। कजरी आँखें किसकी पाई जाती हैं, तो नीली रावी की बिल्ली जैसी आँखें होती हैं, कजरी आँखें। इसके दूध उत्पादन की बात करें तो 1500 से 1800 लीटर इसका दूध उत्पादन होता है। 8 से 10% इसकी वसा पाई जाती है। और कहाँ से उत्पन्न है, तो पंजाब के रावी और सतलज नदी के किनारे से उत्पन्न है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा, भैंसों में सर्वाधिक भारी भरकम नस्ल कौन सी है। मुर्रा नस्ल, जाफराबादी नस्ल, टोडा नस्ल, बन्नी नस्ल। सर्वाधिक भारी भरकम नस्ल कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जाफराबादी नस्ल। जाफराबादी नस्ल जो है वो सर्वाधिक सबसे भारी भरकम नस्ल होती हैं। इसके सींग भी सबसे भारी भरकम होते हैं। सींग सबसे भारी भरकम किसके होते हैं, जे टाइप सींग होते हैं। और सबसे भारी भरकम सींग पाए जाते हैं जाफराबादी नस्ल में। कहाँ से उत्पन्न है, तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से उत्पन्न है। और ये नस्ल जो है वो सबसे भारी भरकम है। टोडा नस्ल मैंने आपको बताया कि वो साउथ साइड की नस्ल हैं, हिंसक नस्ल हैं। बन्नी नस्ल जो है वो नवीनतम
नस्ल हैं। कहाँ है? राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? जालौर साइड में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो 14वां क्वेश्चन, हाशियाकार या सिकल सेप सिंह किसमें नस्ल में पाए जाते हैं? सिकल सेप यानी इस प्रकार टाइप सिंह जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? पदावरी में, मुर्रा में, सूरती में, मेहसाणा में। तो किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सूरती नस्ल। सूरती नस्ल में जो होते हैं सिकल सेप यहाँ पर हाशियाकार सिंह पाए जाते हैं। और मेहसाणा जो नस्ल होती है वो सबसे शांत स्वभाव की नस्ल होती है, इसमें मतलब कि नॉर्मल सींग पाए जाते हैं। और भदावरी नस्ल जो है इसमें पाए जाते हैं सींग पहले पतले होते हैं, फिर नुकीले मोटे सींग पाए जाते हैं भदावरी नस्ल में। और इसका शरीर पतिनुमा होता है, ये इसका खास कैरेक्टर है, शरीर पतिनुमा होता है। कहाँ से उत्पन्न है भदावरी नस्ल? तो यूपी के आगरा जिले से उत्पन्न है। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, और मुर्रा के सींग किस प्रकार के होते हैं? तो पूछ ले तो जलेबी नुमा सींग पाए जाते हैं मुर्रा में। नेक्स्ट बात करते हैं 15 क्वेश्चन, भरतपुर और धौलपुर जिले में कौन सी नस्ल पाई जाती है? मेहसाणा नस्ल, भदावरी नस्ल, मुर्रा नस्ल, जाफराबादी नस्ल। तो धौलपुर और भरतपुर में कौन सी नस्ल पाई जाती है? भदावरी नस्ल। भदावरी नस्ल जो है वो भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है, क्योंकि यूपी के निकटवर्ती क्षेत्र हैं ये, और यूपी के आगरा जिले से उत्पन्न है। आगरा के वहाँ से बोले तो चंबल के जो चंबल नदी है, उसके अलावा इटावा और ग्वालियर क्षेत्र है एमपी में, वहाँ से भी ये उत्पन्न है। तो यह याद रखना कहाँ से उत्पन्न है? यूपी के आगरा या फिर चंबल घाटी के इटावा यहाँ ग्वालियर क्षेत्र से उत्पन्न है। दूध उत्पादन इसका कम होता है, भदावरी का 800 से 1200 लीटर दूध उत्पादन होता है, सबसे कम होता है। पर इसमें वसा जो होती है वो 12 से 14% वसा पाई जाती है। यहाँ पे 14% वसा पाई जाती है, जो पैसों में सर्वाधिक वसा होती है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं तो 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या है हमारा? किस नस्ल को देहली नस्ल या फिर खुंडी नस्ल के नाम से जानते हैं? टोडा को, कुंडी को, मुर्रा को या छूरती को? तो देहली नस्ल या खुंडी नस्ल किसे कहते हैं? मुर्रा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुर्रा नस्ल को देहली नस्ल या फिर खुंडी नस्ल भी कहते हैं। सब विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लें हैं। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल मुर्रा नस्ल हैं। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और नीमकानाना जिले में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है? किस भैंस की नस्ल का शरीर पत्तीनुमा या फन्नाकार होता है? भदावरी, तरई, मेहसाणा, सूरती। किसका होता है? भदावरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भदावरी नस्ल का शरीर पत्तीनुमा या फिर फन्नाकार होता है। भदावरी और तरई जो दोनों हैं यूपी की नस्लें हैं। कहाँ की नस्लें हैं? यूपी की नस्लें हैं, तरई और भदावरी नस्ल। और भदावरी नस्ल के बारे में और बात करें तो इसमें मतलब जो होते हैं, इसमें जो होता है इसका रंग तांबे जैसा होता है। इसका रंग तांबे जैसा होता है। किस प्रकार का रंग होता है? तांबे जैसा रंग होता है इसका। ये भी इसका खास कैरेक्टर है, तो याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। तो 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा? भैंसों में नाड़ी दर कितना होता है? तो भैंसों में नाड़ी दर कितना होता है? 8 से 18 प्रति मिनट, 30 से 40 प्रति मिनट, 40 से 45 प्रति मिनट, या फिर 40 से 50 प्रति मिनट। नाड़ी दर कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 30 से 40 प्रति मिनट। 30 से 40 प्रति मिनट जो होती है इसमें नाड़ी दर होती हैं। और गायों में नाड़ी दर कितनी होती है? 40 से 50 होती हैं। गायों में श्वसन दर कितनी होती है? तो 80 से 100 प्रति मिनट जो होती है गायों में श्वसन दर पाई जाती है। 20 से 25 जो होती है गायों में श्वसन दर पाई जाती है, 20 से 25, और 40 से 50 नाड़ी दर पाई जाती है गायों में। और भैंसों में क्या पाई जाती हैं? भैंसों में जो होती है 30 से 40 नाड़ी दर पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन क्या है हमारा? NBAR के अनुसार भैंसों की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? ये 2024 के अनुसार देखते हैं। 2024 जो होते हैं नेक्स्ट नया अपडेट है उसके अनुसार देखते हैं, तो कितनी भैंसों की नस्लें पंजीकृत हैं? तो 20 नस्लें जो हैं वो भैंसों की पंजीकृत हैं। इसके अलावा 20 नस्लें जो हैं वो मुर्गियों की भी 20 नस्लें पंजीकृत हैं। किसकी हैं? मुर्गियों की भी 20 नस्लें पंजीकृत हैं। 2024 के अनुसार पहले मुर्गियों की 19 नस्लें पंजीकृत थी। 45 नस्लें जो होगी हमारी भेड़ों की पंजीकृत हो गई, और 39 नस्लें जो हो गई हमारी बकरियों की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 39 नस्लें। 2 नस्लें अभी नहीं जुड़ी हैं। 54 नस्लें जो हैं तो 53 गाय की नस्ल, 53 यहाँ पर हमने आप कल की क्लास में बात की थी कि भाई सिंथेटिक नस्ल ऐड की गई हैं। सिंथेटिक नस्ल ऐड की गई हैं जो किसके संकर से बनी है? जो हमारे जो होल्स्टीन फ्राइजीन और साहिवाल की नस्ल से संकर से बनी है, और फ्रीजवाल नस्ल है। तो ये याद रखना, नए अपडेट के अनुसार पुराना भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भैंसों में सबसे हल्की नस्ल होती है? मुर्रा नस्ल, जाफराबादी नस्ल, नीली रावी नस्ल या सूरती नस्ल?
सबसे हल्की नस्ल कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सूरती नस्ल। सबसे हल्की नस्ल होती है सूरती नस्ल, जिसके सिकल सेप सींग होते हैं, साउथ साइड में पाई जाती है राजस्थान में, और सबसे हल्की नस्ल होती हैं। और दूध उत्पादन की बात करें 1600 से 1700 लीटर दूध उत्पादन होता है। 7.5% वसा पाई जाती है इसमें सूरती नस्ल में। और सबसे भारी भरकम नस्ल सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा होती हैं, उसके बाद नीली रावी होती है, उसके बाद जाफराबादी नस्ल। तो याद रखना, सबसे पहले तो हो गई जाफराबादी नस्ल सबसे भारी भरकम में, फिर नीली रावी, फिर मुर्रा। तो तीनों जो हो गई वो हमारी सबसे भारी भरकम नस्लों में हो गई। तो दोस्तों आज के लास्ट मॉडल पेपर 5वें मॉडल पेपर की बात करते हैं। हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 5 मॉडल पेपर देख लिए हैं, तो लास्ट मॉडल पेपर देखते हैं 5वां। पहला क्वेश्चन, मुर्गियों की जाति होती है, स्पीसीज क्या होती है मुर्गियों की? तो मुर्गियों की स्पीसीज क्या होती हैं? एविज, कैलिफॉर्मिस, या फिर जी डोमेस्टिक्स, या फिर गेलस। जी डोमेस्टिक या फिर गेलस डोमेस्टिक्स जाति क्या होती है इनकी? तो बात करते हैं हम मुर्गियों की जाति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो गेलस डोमेस्टिक्स जो होती है इसमें जातियाँ स्पीसीज होती हैं। और गेलस जो होती है इनमें जीनस होता है, वंश या फिर जीनस जो होता है वो क्या होता है? गेलस होता है, ये याद रखना। और कैलिफॉर्मस की बात करें तो इनमें ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? कैलिफॉर्मस। और एविज इनमें क्या होता है? वर्ग या फिर क्लास, जिसे क्लास या वर्ग कहते हैं, वो क्या होता है? इनमें एविज होता है। तो ये ध्यान रखना, इसकी शब्दावली में जो क्वेश्चन आते हैं इसी में से आते हैं भाई। इसकी क्लास क्या होगी? तो एविज होगी। इसका ऑर्डर क्या होता है? तो गैलीफॉर्मस होता है। ऑर्डर को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। और इसकी मुर्गियों की जाति क्या होती है? स्पीसीज क्या होती है? तो गैलस डोमेस्टिक्स होती हैं। और गैलस इनमें जीनस होता है। क्या होता है? जीनस, या जिसे वंश कहते हैं। और इनकी फैमिली को क्या कहते हैं? इनकी फैमिली होती है, या फिर इनमें जो जो होता है फैमिली, उनको क्या कहते हैं? पेसिनिडी। क्या कहते हैं? पेसिनिडी इनकी फैमिली को कहते हैं। कुल जिसे कहते हैं हम, वो फैमिली को कहते हैं, इनमें फेसिनिटी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय मुर्गी की नस्ल हैं, जिनमें से भारतीय जो मुर्गियों का वर्गीकरण है उसमें भारतीय मुर्गी जो होती है उसके नस्ल कौन सी है? प्लाईमाउथ, चिटागोंग, लेगहॉर्न, या फिर उपयुक्त सभी। तो हमारी जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चिटागोंग जो है वो कौन सी नस्ल है? हमारी भारतीय नस्ल में आती है। इसके अलावा भारतीय नस्ल में कौन कौन सी नस्लें आती हैं? तो असील, बूसरा, चिटागोंग और कड़कनाथ, ये जो नस्लें हैं वो हमारी भारतीय मुर्गियों की नस्लों में आती है। इसके अलावा एक आध और हैं, उनके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो वाइट लेगहॉर्न जो नस्ल हैं वो कहाँ की नस्ल है हमारी? वाइट लेगहॉर्न नस्ल जो है वो उसके मतलब अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और कहाँ की नस्लें हैं ये हमारी नस्ल हैं, मतलब कि अमेरिकन वर्ग की, या फिर इंग्लिश नस्लें हैं। अमेरिकन वर्ग की नस्लें हैं जो कि कौन सी हैं? वाइट लेगहॉर्न। तो ये याद रखना। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकन वर्ग की मुर्गी की नस्लें हैं, निम्न में से कौन सी नस्ल जो है वो अमेरिकन नस्ल की मुर्गी हैं? लेक्सन, कड़कनाथ, रोड आइसलैंड रेड, या फिर कोचिन। कौन सी नस्लें हैं जो हमारी कौन सी नस्लें हैं? अमेरिकन वर्ग की। तो अमेरिकन वर्ग की नस्लें जो हैं उनमें से मतलब कि कौन सी नस्लें हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा रोड आइसलैंड रेड जो नस्लें हैं वो हमारी अमेरिकन वर्ग की नस्लें हैं। इसके अलावा प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, ये सब नस्लें जो हैं वो अमेरिकन वर्ग की नस्लें हैं। कड़कनाथ जो हो गई वो हमारी भारत की नस्लें हैं। और कड़कनाथ के बारे में बात करें, सबसे हल्की नस्ल पूछ ले तो कड़कनाथ नस्लें हैं। कड़कनाथ नस्ल जो है इसका मांस ब्लैक मांस होता है इसका। और जो ये नस्लें हैं वो सबसे हल्की नस्लें हैं। कोचिन भी हमारे भारत की नस्लें हैं। और लेक्सन जो नस्लें हैं वो कहाँ की हैं? तो एशियाई वर्ग की हैं। कौन सी हैं? एशियाई वर्ग की हैं, जो एशियाई वर्ग की हैं लेक्सन। कड़कनाथ और कोचिन भारत की हो गई, रोड आइसलैंड जो है अमेरिकन वर्ग की हो गई। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? मुर्गी किस नस्ल को लेगहॉर्न या फिर मलाइगम से उत्पन्न किया गया है? लेगहॉर्न मलाइगम के संकरण से उत्पन्न किया गया है। लेगहॉर्न मलाइगम जो नस्लें हैं उसके संकर से कौन सी नस्ल उत्पन्न है? मिनोरका, लेगहॉर्न, रोड आइसलैंड रेड, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी नस्लें हैं जो हमारी जो लेगहॉर्न और मलाइगम के नस्ल से उत्पन्न है? तो रोड आइसलैंड रेड जो नस्लें हैं वो हमारी मतलब कि लेगहॉर्न और मलाइगम के संकरण से बनाई गई हैं। और इस नस्ल की बात करें तो ये जो
अमेरिकन वर्ग की नस्लें हैं और अमेरिका में अत्यधिक रूप से पाई जाती हैं और इसका उपयोग मतलब कि मांस के लिए होता है। किसके लिए होता है इसका उपयोग? मांस के लिए। मांस के लिए अच्छी नस्लें हैं। इसका वजन होता है 3 से 4 किलो, मतलब कि अच्छा बकरा ये अच्छे मतलब कि मुर्गा होता है इसका, और अमेरिकन वर्ग की हैं और उसमें इसकी एक मतलब कि एकल कलंगी पाई जाती है। इसमें एक विशेषता इसकी है, एकल कलंगी पाई जाती हैं। और इसकी बात करें तो अमेरिकन साइड की नस्लें हैं। और लेगहॉर्न की हमने बात की, अंडे उत्पादन के लिए सर्वोत्तम नस्ल कौन सी हैं? वाइट लेगहॉर्न। वाइट लेगहॉर्न नस्ल जो है मेडिटेरियन है या भूमध्य सागरीय नस्लें हैं, जो कि हमारी मतलब कि अंडे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पाँचवा प्रश्न क्या कहता है? मुर्गी की कौन सी नस्ल भूमध्य सागरीय वर्ग की हैं या फिर मेडिटेरियन साइड की हैं? भूमध्य सागर की नस्लें वाइट लेगहॉर्न, प्लाईमाउथ, न्यू हैम्पशायर या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सी नस्लें हैं जो हमारी मतलब कि भूमध्य सागरीय नस्लें हैं? तो कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हमने अभी बात की भाई वाइट लेगहॉर्न नस्ल जो है वो भूमध्य सागरीय नस्लें हैं। कहाँ की हैं? तो इटली की नस्लें हैं। कहाँ की हैं ये पूछ ले तो इटली की नस्लें हैं, भूमध्य सागरीय नस्लें हैं। इसके अलावा भूमध्य सागरीय एनकोआ हो गई, मिनोरका हो गई और लेगहॉर्न, ये जो तीनों नस्लें हैं वो हमारी किसकी हैं? भूमध्य सागरीय नस्लें हैं। प्लाईमाउथ, न्यू हैम्पशायर दोनों नस्लें जो हैं वो किसकी हैं? अमेरिकन वर्ग की। अमेरिकन वर्ग की नस्लें हैं न्यू हैम्पशायर और प्लाईमाउथ रॉक। ये थोड़े नाम अटपटे हैं इसके मुर्गियों के, इसीलिए इसी कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनमें से अत्यधिक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो सभी अच्छे से पढ़ें इसको। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? छठा क्वेश्चन, मुर्गी किस नस्ल में कलंगी मटर के दाने जितनी छोटी होती हैं? मटर के दाने जितनी छोटी कलंगी किस नस्ल में होती हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं, वाइट लेगहॉर्न में, मिनोरका में, या फिर रेड कॉर्निश में, या फिर प्लाईमाउथ रॉक में। तो कौन सी नस्ल है जिसमें कलंगी मटर के दाने जितनी छोटी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेड कॉर्निश। जो रेड कॉर्निश नस्ल हैं वो मतलब कि उसमें मटर के दाने जितनी छोटी कलंगी पाई जाती हैं, जो कि कम दिखती नहीं है सामान्यतः। और ये कहाँ की नस्लें हैं? ये तो इंग्लैंड की नस्लें। कहाँ की हैं? इंग्लैंड की नस्लें हैं। इसकी बात करें तो ये भी संकर नस्लें हैं। जिस प्रकार हमने बात की भी रोड आइसलैंड संकर नस्लें हैं किसी की, लेगहॉर्न और मलाई गेम की, ये भी रेड कॉर्निश जो भी वो संकर नस्लें हैं। किस की संकर हैं? असील नस्ल, भारत की नस्लें असील और मलाई गेम की नस्ल, मलाई गेम और असील नस्ल की संकर नस्लें हैं ये। और इसमें जो मतलब कि वाटल्स जो होते हैं, गलचर्म होते हैं, वो नहीं पाए जाते। और कलंगी जो होती है छोटी होती हैं, बिल्कुल मटर के दाने जितनी। और ये लड़ाकू मुर्गे होते हैं। इसके मुर्गे क्या होते हैं? लड़ाकू मुर्गे होते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा? मुर्गी की कौन सी नस्ल अंडा उत्पादन की प्रजाति है? मतलब कि अंडा उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल का उपयोग होता है? ब्रह्मा, मिनोरका, लेक्सन या फिर असील। तो कौन सी नस्ल है जो हमारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मतलब कि अंडा उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिनोरका नस्ल। मिनोरका नस्ल जो है वो हमारे किसके लिए हैं? मतलब कि किसके लिए प्रसिद्ध है? अंडा उत्पादन के। इसके अलावा हमने वाइट लेगहॉर्न की भी बात की थी। वाइट लेगहॉर्न नस्ल भी अंडा उत्पादन के सर्वोत्तम नस्ल हैं। और लेक्सन, असील तो हो गई हमारी भारत की नस्ल, और ब्रह्मा भी हो गई हमारी भारत की नस्ल। इसके बाद लेक्सन की बात करें, लेक्सन जो नस्लें हैं वो एशियाई वर्ग की नस्लें हैं, और ब्रह्मा भी एशियाई वर्ग की नस्लें हैं। ओनली असील जो हैं वो हमारी किसकी नस्लें हैं? हमारी भारतीय नस्लें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कुल कितनी नस्लें दर्ज हैं। तो कुल 19 नस्लें जो हैं वो हमारी दर्ज हैं। NBAJR के अनुसार कुल 19 नस्लें दर्ज हैं मुर्गियों की, और अभी 2024 में एक और बढ़ गई हैं। कौन सी बढ़ी हैं? तो रावली जो नस्लें हैं वो एक और नस्ल नहीं ऐड की गई हैं 2024 में, ये याद रखना। कुल कितनी नस्लें हैं? 2019 मतलब 19 नस्लें हैं 2023 के अनुसार, और 2024 के अनुसार 20 नस्लें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 8वां क्वेश्चन। द्विउद्देशीय मुर्गी की नस्लें हैं। द्विउद्देशीय से कौन सी नस्ल पाली जाती है? सेक्स, एनकोवा या न्यू हैम्पशायर या फिर उपयुक्त सभी। कौन सी नस्लें हैं जो द्विउद्देशीय से पाली जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो मतलब ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, न्यू हैम्पशायर नस्ल जो है वो मतलब कि द्विउद्देशीय मुर्गी की नस्लें हैं। इसके अलावा द्विउद्देशीय मुर्गी की नस्लों में कौन कौन सी आती हैं? डोरकिंग आती हैं, रोड आइसलैंड रेड आती हैं, और प्लाईमाउथ आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा?
इंग्लिश वर्ग की मुर्गी की नस्लें हैं। निम्न में से कौन सी नस्ल की इंग्लिश वर्ग की नस्लें हैं? एनकोवा, ऑस्ट्रेलोप, वाइनडेड या फिर मिनोरका। तो कौन सी नस्लें हैं जो इंग्लिश वर्ग की नस्लें हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोप। ऑस्ट्रेलोप जो नस्लें हैं वो इंग्लिश वर्ग की नस्लें हैं। और एनकोवा, वाइनडेड और मिनोरका ये किसकी नस्लें हैं? तो मिनोरका और एनकोवा तो हो गई हमारी भूमध्य सागरीय नस्ल, और वाइनडेड नस्ल जो है वो अमेरिकन, वाइनडेड नस्ल हैं अमेरिकन। और ये जो हो गई हमारे मेडिटेरियन या फिर भूमध्य सागरीय नस्ल जो होती हैं एनकोवा, मिनोरका, ये इसमें वर्गीकरण हो गया। इसके वर्गीकरण से इत्यादि क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसके वर्गीकरण है वो बहुत टफ है, और इसके मतलब कि इसके क्लासिफिकेशन और इसकी शब्दावली से इत्यादि क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसमें मुर्गियों के बारे में तो कुछ देखना ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? मुर्गी की कौन सी नस्ल मुख्यतः मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है? डोरकिंग नस्ल, मिनोरका नस्ल, असील नस्ल या फिर उपयुक्त सभी। कौन सी नस्लें हैं जो हमारी मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, असील नस्ल। असील नस्ल जो है वो हमारी भारत की नस्लें और मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं असील नस्ल, जो कि कहाँ की नस्लें हैं? भारत की नस्लें। और भारत में भी कहाँ पाई जाती हैं? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा साइड पे और आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा साइड पे मांस के लिए पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है? असील नस्ल, जो कि मांस के लिए पाली जाती है। बाकी मिनोरका नस्ल जो है वो अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल हैं। कड़कनाथ मुर्गी किसकी नस्लें हैं? एशियाई वर्ग की, भूमध्य सागरीय वर्ग की, भारतीय वर्ग की, अमेरिकन वर्ग की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय नस्ल। भारतीय वर्ग की नस्लें हैं कड़कनाथ मुर्गी, जो कि सबसे हल्की नस्लें हैं। कौन सी नस्लें हैं? सबसे हल्की नस्लें। एक और इसका कैरेक्टर देखें तो इसका मतलब कि मांस होता है वो काले कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है मांस, जो कि मतलब कि हमें रोगों से प्रतिरोधकता प्राप्त कराता है कड़कनाथ मुर्गी। और इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुर्गी का क्लास क्या होती हैं? कैलस, कैलिफॉर्मस, कॉर्डेटा, एविस। तो जो हमारी सॉरी, जो मुर्गी का वर्ग क्या होता है, क्लास क्या होती है? तो इसकी बात करें तो मतलब कि क्लास की बात करें तो ये कौन सा होता है? एविस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, एविस जो होता है इसकी क्लास होती हैं। और कॉर्डेटा इसमें क्या होता है? संघ या फाइलम जिसे कहते हैं, वो क्या होता है इसमें? मतलब कॉर्डेटा फाइलम होता है। और गेलीफॉर्मस इसमें ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या हो गया? गेलीफॉर्मस। फाइलम जो हो गया कॉर्डेटा, और क्लास हो गई एविस। और गेलस जो होता है इसमें वंश होता है, गेलस वंश होता है। गेलस डोमेस्टिक इसमें जाति होती हैं। और एक रह गई कुल या फैमिली, जिसे क्या कहते हैं? फेसिनिडी जो है इसमें कुल या फैमिली को कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सी नस्ल असील और मलाई गेम के संकट से उत्पन्न मानी जाती है? व्हाइट लेगहॉर्न, रेड कॉर्निश, एनकोवा या फिर असील। कौन सी नस्लें हैं जो असील और मलाई गेम के संकर से मानी जाती है? असील तो होगी नहीं, क्योंकि असील के संकर से बनी है। और इनको में संकर हुआ ही नहीं, कोई सा ही संकर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेड कॉर्निश नस्ल जो है वो असील और मलाइगम के संकर से बनी है। इंग्लैंड में विकसित है। कहाँ से हैं? इंग्लैंड में विकसित हैं ये नस्ल। और इसमें मटर के दाना जो होता है उसमें से कलंगी पाई जाती हैं, और वाटल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। और इसके एक और कैरेक्टर की बात करें तो इसमें पैरों का कलर और चोंच का कलर कैसा होता है? पीला कलर होता है। और ये जो है मांस के लिए पाली जाती हैं, अत्यधिक मांस के लिए पाली जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, मुर्गी की कौन सी नस्ल अंडे उत्पादन में उत्तम है? रेड कॉर्निश, कड़कनाथ, व्हाइट लेगहॉर्न या प्लाईमाउथ। तो कौन सी नस्लें हैं जो अंडे उत्पादन के लिए मतलब कि सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, व्हाइट लेगहॉर्न। भारत की सभी नस्लें जो हैं मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्लें कौन सी हैं? भारत की नस्लें हैं। और राजस्थान की राजस्थान की नस्लें की बात, राजस्थान की नस्लें नहीं बात की तो राजस्थान की एकमात्र नस्ल दर्ज है मेवाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल? मेवाड़ी नस्ल जो ओनली एकमात्र नस्लें हैं राजस्थान की, उसका नाम आता है मेवाड़ी नस्ल का। और जो वाइट लेगहॉर्न है उसका मतलब कि अंडे बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ये कहाँ की नस्लें हैं? तो इटली की नस्लें हैं। इसमें वाटल्स और कलंगी जो होते हैं और लाल कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? वाटल्स और कलंगी लाल कलर के होते हैं, और पैर पीले कलर के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो कड़कनाथ जो है भारत की नस्लें हैं। और इसके बाद बात करें तो अगले क्वेश्चन की 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा? मुर्गी की किस नस्ल में वाटल्स अनुपस्थित होते हैं? तो
असील, रेड कॉर्निश, कड़कनाथ या उपयुक्त सभी। तो किस नस्ल में जो है वो हमारे गलचर्म अनुपस्थित होते हैं? रेड कॉर्निश में। हमने बात की रेड कॉर्निश में गलचर्म नहीं पाए जाते और मटर के दाने जैसी मतलब कि इसमें कलंगी पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन क्या है हमारा? मुर्गी की कौन सी नस्ल सबसे लंबी और चौड़ी शरीर में आयताकार नस्ल होती है? शरीर में आयताकार नस्ल और सबसे लंबी और चौड़ी नस्ल होती हैं। तो प्लाईमाउथ रॉक, ससेक्स या फिर रोड आइसलैंड या कॉर्निश, कौन सी नस्लें हैं जो हम किस प्रकार की होती हैं? शरीर आयताकार होता है और सबसे लंबी चौड़ी नस्ल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रोड आइसलैंड। रोड आइसलैंड नस्ल जो है वो अमेरिकन वर्ग की नस्लें हैं और शरीर सबसे लंबा होता है, आयताकार शरीर होता है। इसी कारण ये मांस के लिए सर्वोत्तम नस्ल है। कौन सी नस्लें हैं? सर्वोत्तम नस्ल है मांस के लिए। और इसका आकार लंबी चौड़ी नस्ल होती है, शरीर का आकार आयताकार आकार होता है। और जो ये है नस्ल किसकी? लेगहॉर्न और मलाइगम के संकर से बनी है, मलाइगम के संकर से बनी है। और ये नस्ल में एकल कलंगी पाई जाती है, एक कलंगी पाई जाती है ओनली। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन क्या है हमारा? मुर्गी की प्लाईमाउथ नस्ल किस वर्ग की नस्ल है? इंग्लिश नस्ल की, भारतीय नस्ल की, अमेरिकन नस्ल की या फिर एशियाई नस्ल की? तो एक एक नस्ल की बात करते हैं हम। तो पहले तो प्लाईमाउथ नस्ल जो है वो किसकी नस्ल हैं? तो हमारी ये हो गई अमेरिकन वर्ग की। तो फर्स्ट में अमेरिकन वर्ग की नस्लों की बात कर लेते हैं। अमेरिकन वर्ग में कौन कौन सी नस्लें आती है? प्लाईमाउथ, एक तो हो गई प्लाईमाउथ नस्ल हो गई, प्लाईमाउथ रॉक हो गई, और दूसरी रोड आइसलैंड रेड हो गई। रोड आइसलैंड रेड की बात की थी हमने, सब मांस के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, ये भी अमेरिकन वर्ग में आती है। आइसलैंड नस्ल, रोड आइसलैंड रेड नस्ल जो है ये भी इसमें आते हैं। और इसके अलावा बात करें तो न्यू हैम्पशायर और फाइंडेड नस्ल, चारों नस्लें जो है किस में आती हैं? हमारी अमेरिकन वर्ग में आती हैं। इसके बाद इंग्लिश वर्ग की बात करें, इंग्लिश वर्ग की बात करें तो इंग्लिश वर्ग में कौन कौन सी नस्लें आती हैं? डोर्किंग, ससेक्स और जो रेड कॉर्निश, डोर्किंग और ससेक्स जो नस्लें हैं तीनों, डोर्किंग, ससेक्स और हमारी रेड कॉर्निश, दोनों नस्लें अलग अलग हैं। रेड आइसलैंड रोड जो है वो अलग हैं और रेड कॉर्निश अलग हैं। तो ये तीनों नस्लें तो किसकी हो गई? हमारी इंग्लिश नस्ल की हो गई। इसके बाद बात करें तो भारतीय नस्लों की। भारतीय कौन कौन सी नस्लें हैं भारतीय में? तो हमारी हो गई असील हो गई, बूसरा हो गई, कड़कनाथ हो गई और चिट्टागोंग हो गई। ये जो नस्लें हैं वो हमारी भारतीय नस्लों में आती हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट तो हो गई कड़कनाथ नस्ल जो है वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट नस्लें हैं। जो किसकी नस्लें हैं? भारतीय वर्ग की नस्लें। एशियाई वर्ग की नस्लें, जो तीन नस्लें हैं एशियाई वर्ग की, कौन कौन सी हैं? ब्रह्मा, कोचीन और लेक्सन। ब्रह्मा, कोचीन और लेक्सन जो है तीनों नस्लें एशियाई वर्ग की हैं। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा? मुर्गी की कौन सी नस्ल एशियाई वर्ग की है? असील, कोचीन, बूसरा या फिर चिट्टागोंग। हमने बात की कोचीन नस्ल, कोचीन, ब्रह्मा और लेक्सन। इसके अलावा कौन कौन सी है? ब्रह्मा और लेक्सन, तीनों नस्लें किसकी हैं? हमारी एशियाई वर्ग की नस्लें। असील नस्ल जो हमारी हो गई, कहाँ की हो गई? असील नस्ल भारतीय नस्लें, बूसरा भी भारतीय है, चिट्टागोंग भी भारतीय नस्लें हैं। नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 19वां क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सी नस्ल सफ़ेद रंग की दिखने में आकर्षक नस्ल होती हैं? सफ़ेद रंग की और आकर्षक नस्ल कौन सी नस्ल होती हैं? तो प्लाईमाउथ रॉक, रेड कॉर्निश, वाइट लेगहॉर्न या फिर असील नस्ल। तो सबसे अच्छी नस्ल दिखने में कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वाइट लेगहॉर्न। वाइट लेगहॉर्न जो है वो इटली की नस्ल हैं और सबसे आकर्षक दिखने में होती हैं। इसमें टांगें जो होती हैं पंख रहित होती हैं, टांगे पंख नहीं पाए जाते। और इसके अलावा बात करें तो इसके पैरों का रंग जो पीला होता है, और वाटल्स और कलंगी जो होती है लाल रंग की होती है। किस कलर की होती है? लाल रंग की होती है। नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और मुर्गियों की नस्लों को भी समाप्त करते हैं। तो मुर्गी की किस नस्ल को मांस के लिए काले रंग का स्वादिष्ट होता है? असील नस्ल का, कड़कनाथ नस्ल का, ब्रह्मा नस्ल का या फिर बूसरा नस्ल का? तो किस नस्ल का मतलब कि मांस जो होता है काले रंग का होता है और स्वादिष्ट होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, कड़कनाथ। कड़कनाथ जो है उसका मांस काले रंग का होता है, स्वादिष्ट होता है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और ये सबसे हल्की नस्लें हैं। और कड़कनाथ की बात करें तो कड़कनाथ जो नस्लें हैं वो कहाँ की नस्लें हैं? एमपी की। ये याद रखना, एमपी की नस्लें हैं, भारतीय नस्लें हैं कड़कनाथ, जो कि मांस काले रंग का होता है, स्वादिष्ट मांस होता है और सबसे हल्की नस्लें हैं, सबसे हल्की नस्लें हैं।